Yes, good evening to all of you friends. We start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. All right, friends, so now it is 9 p.m. We start this class. My first question is, can you see me, can you hear me? क्या मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? वोटिंग लाइन रूपल्स में बताइए. निकिता, विशाल, योगेश, दर्शन, बीनू, शिवांगी, वंदना, अनंत, सरिजस, वी मूव फॉरवर्ड. 1% लोग बोल रहे नहीं देख सकते तो अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल आर या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो. क्रोम ब्राउजर यूज करो, एडोन डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो, होपफुली टू वर्क. मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो, देन इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए, जिसका लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट नंबर की लिंक है, और फिर धीरे धीरे मैं उसके जवाब अपलोड कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल 5 और 6 तारीख को जो करीबन 50 के आसपास डाउट हुए थे, उसकी पीडीएफ अपलोड कर दिए. 7-8 को आए थे, अब 315 वो भी आज मैंने अराउंड 6 PM अपलोड कर दिए. बाकी भी जो है अप टू 500-600 धीरे धीरे मैं निपटा रहा हूँ. सो नीड नॉट वरी अबाउट दिस. आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए हमने अब तक क्या पढ़ा है. मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, डिपॉजिट टाइप, मनी सप्लाई मेजर M0 to M4, फिर ये आरबीआई कितना पैसा प्रिंट करती है, उसकी एसेट और लायबिलिटीज, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट, वेलोसिटी ऑफ मनी और बहुत कुछ. और सीआरआर एसएलआर कुछ बेसिक समझा था, बाकी का भी आज समझना बाकी. तो आगे बढ़ने से पहले भाई जो पहले का बैकलॉग है वो सब कंप्लीट करके आओ, क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसके ऊपर ये 5 लेक्चर की पूरी सीरीज अभी चल रही है. कुछ लोग ऐसे में जमा की तरह जेब में हाथ डाल के आ जाऊंगा. पुरानी क्लास देखते नहीं, फिर अभी जो हम पढ़े तो अच्छा ये ऐसा क्यों है वैसा चैट बॉक्स में पूछते रहते, तो भाई पढ़ के आओ ना. फिर आगे बढ़ने से पहले ट्राई दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2019 प्रीलिम्स. इनमें से कौन सी चीज या घटना होगी तो मुद्रा गुणक बढ़ेगा. मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी विल इंक्रीज इफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस. ऑप्शन ए, जब सीआरआर में बढ़ोतरी की जाए, इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो, तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा. ऑप्शन बी, आबादी की बैंकिंग की आदतों में बढ़ोतरी हो, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ पॉपुलेशन. ऑप्शन सी, जब एसएलआर में बढ़ोतरी की जाए, व्हेन देयर इज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ऑप्शन डी, जब देश की आबादी में बढ़ोतरी हो, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री. या ऑप्शन ई, इसको स्किप भी कर सकते हैं. आपकी वोटिंग लाइन एंड टाइमर इट स्टार्ट्स नाउ. इंशा, द्विति, अक्षर, भानु, अंकेश, निकिता, चारू, जैदा, निमी, शिरीन, पियाली, अंकित, नंद, रिया, आंचल, कपिल, अमृत, दीपक, संगम, अकील, कृष्णा, ये सब लोग. फिर श्रुतिका, ओंकार, तुषार, रागिनी, रोवो, रुचि, राहुल, योगेश, अभिजीत, सौम्य, रंजन, अदर्स. करेक्ट आंसर्स. देखिए मनी मल्टीप्लायर क्या था वो कल हमने पढ़ा था, वो खुद में 1 घंटे का टॉपिक है, मैं रिपीट तो नहीं कर सकता. तो हम लोग उसको सीधा देख लेंगे कि क्या था. सीआरआर जब इंक्रीज होगा तो क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर कम हो जाता है. सपोज सीआरआर 4% 25 टाइम्स, सीआरआर 10% तो मनी मल्टीप्लायर 10 टाइम्स. मतलब ये क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग. और ऊपर आप 20% सीआरआर तो मनी मल्टीप्लायर इज 5 टाइम्स, तो ये और कम हो रहा है. सो एज अ रिजल्ट यू फाइंड दैट जो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इफ यू इंक्रीज द सीआरआर देन मनी मल्टीप्लायर इंक्रीजेस, तो ये तो गलत है. सो ऑप्शन इज रॉन्ग. उसी लॉजिक पर एसएलआर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एसएलआर जितना आप इंक्रीज करोगे तो पैसा लॉक होना क्या हो जाएगा, जो लोन में आगे घुमा नहीं सकते, डिपॉजिट लोन डिपॉजिट लोन डिपॉजिट लोन. सो इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम्स. सो नाउ वी आर स्टक कि बी हो सकता है, नहीं तो डी हो सकता है. नाउ हमने कल रात एक ग्राफ भी देखा था कि कैसे 80 से 90 से 2000 में देयर इज एन इंक्रीज इन द मनी मल्टीप्लायर. उसका कारण क्या है कि पहले बैंकिंग पेनिट्रेशन नहीं था, मतलब गांव में लोगों की बैंक ब्रांच नहीं थे, पब्लिक के पास पैसा भी नहीं था कि वो सेविंग करें और ऊपर जाए. बट देन इन द 90s नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आते हैं, एक्सपांड करते हैं, लोगों के पास भी जॉब्स आते हैं आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स जो हम पिलर 4 में पढ़ेंगे. तो एज अ रिजल्ट बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल इंप्रूव. अब समझो बात तो एकदम सिंपल है. कोई भी व्हीकल है, बोट है, उसकी स्पीड क्या होगी. स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अंतर और समय को विभाजित करो. तो क्या सिर्फ इस पर स्पीड डिपेंडेंट है ना, क्योंकि स्पीड तो और भी चीजों पर डिपेंडेंट है, जैसे विंड. अगर विंड स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो बोट की भी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होगी. एडिशनली सपोज बोट में ज्यादा कार्गो है, ज्यादा वजन है, तो भी स्पीड कम हो जाएगा. अगर उसका ये जो सेल क्लोथ है वो भी अगर छोटा है बड़ा है, उस हिसाब से भी स्पीड विल बी अफेक्टेड. सिमिलरली मनी मल्टीप्लायर क्या है, वो तो M3 डिवाइडेड बाय M0 किया और हमको जवाब मिला. उस पे सीआरआर की इफेक्ट भी हमने गिन ली थी कि सपोज 20 टाइम्स 20% सीआरआर है, उस हिसाब से 5 टाइम्स मल्टीप्लायर वगैरह. बट सो ये सीआरआर कैन इंक्रीज और डिक्रीज द मनी मल्टीप्लायर. एडिशनली और क्या क्या चीजों से अफेक्ट होता है. सो मनी मल्टीप्लायर आल्सो अफेक्टेड बाय पब्लिक की कितनी इनकम और सेविंग है, बैंकिंग पेनिट्रेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना है, जनता ने बैंक में पैसा डाला है कि नहीं, गरीब लोगों का बैंक अकाउंट खुला है कि नहीं, एंड देन डिपॉजिट लोन एक्टिविटी कैसे चल रही है. सो यस दीस आर आल्सो फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मनी मल्टीप्लायर. तो ऑप्शन बी जो बोलता है क्या, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पॉपुलेशन, तो करेक्ट. क्योंकि व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ पॉपुलेशन, सपोज पहले 100 रुपए आते थे, फिर 1000 रुपए आए, फिर डिपॉजिट लोन डिपॉजिट लोन डिपॉजिट लोन बोल के मनी मल्टीप्लायर विल इंप्रूव. सो यस द आंसर इज डी. अब ये असल में सब एनसीईआरटी में दिया है, मैं तो 10 साल से ज्यादा से वो पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा फर्स्ट टाइम 2019 में पूछा, तो ये सब लो फ्रीक्वेंसी टॉपिक है. इकोनॉमी इज नॉट लाइक हिस्ट्री. हिस्ट्री में आपको बुद्धिज्म जैनिज्म हर साल कुछ वो पूछता हो, यहाँ पर ऐसा नहीं होता. तो फिर आपको तैयारी करनी पड़े. छोटी बुद्धि से काम मत करो कि एक कोई टॉपिक 3 साल नहीं पूछा है तो अभी जिंदगी में नहीं पूछेंगे, ऐसा कुछ स्टैम्प पेपर पे दिख के चेयरमैन नहीं गया. सो प्रिपेयर एवरीथिंग दैट वी आर लर्निंग. वैसे भी अभी तो 200-250 दिन बाकी, तो क्यों शॉर्टकट लेने, पढ़ो आराम से. नाउ वन मोर थिंग, 2019 में ये प्रश्न पूछा, देन 2021 में सेम क्वेश्चन गॉट रिपीटेड. तो पीवाईक्यू भी इसलिए सॉल्व करने चाहिए, कुछ बार तुक्के से कुछ वापस रिपीट हो जाए तो अपना काम हो जाता है. आगे यूपीएससी की कमांड डिफेंस सर्विस एग्जाम में पूछा, कैश रिजर्व रेशियो क्या है. ऑप्शन ए, तरल संपत्तियों में कुछ पैसा जो बैंकों ने रखना है डिपॉजिट का वो है, इट इज द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दैट बैंक्स हैव टू होल्ड एज लिक्विड एसेट्स. ऑप्शन बी, ये रिजर्व बैंक में जमा राशि के रूप में बैंकों ने कुछ पैसा रखना है, इट इज द शेयर ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दैट बैंक हैव टू होल्ड एज बैलेंस विद आरबीआई. बैलेंस मतलब एक प्रकार का उसको डिपॉजिट में रखना है या उसके पास रखना है, रिजर्व बैंक के पास, ऐसी बात. ऑप्शन सी, नकदी में रखना है डिपॉजिट का कुछ पैसा, इट इज द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दैट बैंक्स हैव टू होल्ड एज पार्ट ऑफ देयर कैश रिजर्व. ऑप्शन डी, नकदी और भंडार का अनुपात है, इट इज द रेशियो कैश होल्डिंग टू द रिजर्व्स ऑफ द बैंक. या ऑप्शन स्किप भी कर सकते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीआरआर, आपको क्या लगता है. आपकी वोटिंग लाइन एंड टाइमर इट स्टार्ट्स नाउ. राज, विनीत, रमनदीप, कबीर, जयवर्धन, ऐश्वर्या, अमित, मुक्ता, प्रज्ञा, आर्यन, रोहित,
अंकिता, चारू, सुरभि, रौनक, आयुष, विशाल, भानु, गौरव, सत्यप्रकाश, मोहित, दीपक, आंचल, दर्शन, ये सब लोग। फिर तुषार, रागिनी, योगेश, ओंकार, सौम्य रंजन, क्षितिज, प्रशांत, मोहित, प्रियांशु, अनदर्श, करेक्ट आंसर्स। देखते हैं, बट इन बिटवीन चैट बॉक्स में कुछ लोग बोले ब्लैक कर रहे हैं, मैं टीम को मैसेज करूं क्या है, गिव मी सम टाइम। मैं टीम को मैसेज करता हूं, तब तक में ये क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे। एक और भी है, उसको आप दिमाग में सोचो इसको। ठीक है, लिखा है उधर, अभी देखते हैं वो क्या करते हैं। एनीवेज, वेरी वेरी, हमारा प्रश्न था कि सीआरआर क्या है, व्हाट इज सीआरआर। तो सीआरआर क्या है? सपोज डिपॉजिट्स में 100 रुपीज आए, उसमें से 4 रुपये 50 पैसा बैंकों ने ट्रक में भरना है और आरबीआई में डिपॉजिट करना है। एक प्रकार से ये बोलो कि बैंकों ने अपना कुछ बैलेंस आरबीआई में देना है। जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, आप क्या बोलते हैं, मेरा बैंक बैलेंस है इतने 1000 रुपये, लाख रुपए। तो व्हेन यू आर पुटिंग मनी इन बैंक, यू कॉल इट माय बैंक बैलेंस। तो जब बैंकर अपना डिपॉजिट आरबीआई में करता है, क्या ये मेरा बैलेंस है, कितना, 4 रुपये 50 पैसा। सो सीआरआर इज बैंकर्स डिपॉजिट इन आरबीआई। दूसरी बात, जब मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करता हूँ, मी एज एन इंडिविजुअल, तो डिपॉजिट मेरी एसेट है, क्योंकि मैं उसमें पैसा कमाता हूँ। तो सामने बैंकर जो आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपॉजिट इज अ लायबिलिटी। दोस्तों, मैंने वो टीम को बोल दिया कि देयर आर सम इश्यूज इन सर्वर, कुछ है क्या, चेक करो। अब वो कर रहे हैं। तब तक ये जो चल रहा है शुरुआती, समझो दीज आर ओनली एमसीक्यूज, तो जारी रखते हैं, उतने में कुछ करेंगे, बिकॉज़ आई हैव मैसेज देम, बाकी तो बॉल इज इन देयर क्वाड, बराबर। तो चैट बॉक्स में आप और बच्चीबा लिखोगे स्टक, तो उसे अनस्टक तो नहीं होने वाला, तो नहीं चल रहा था, आप सुकून से थोड़ी बार ऐसे ही बैठो, तब तक वो कुछ करते हैं। एनीवेज, तो एसेट्स मेरे लिए हैं, तो बैंक के लिए वो क्या है, लायबिलिटी है। अभी बैंक उन पैसों में से, सपोज आई गिव देम 100 रुपीज, 4 रुपये 50 पैसा बैंकर ने आरबीआई में दिया, तो आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो सीआरआर डिपॉजिट्स आर लायबिलिटीज ऑफ आरबीआई, क्योंकि हमने समझा डिपॉजिट लायबिलिटी है। तो अगर सीआरआर एक डिपॉजिट है, तो आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ लायबिलिटी। हालांकि वो कैसी लायबिलिटी है, जिस पे आरबीआई 0% इंटरेस्ट पे करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑन द अदर हैंड, अगर ये उसके लिए लायबिलिटी, आरबीआई के लिए लायबिलिटी है, और वो मिरर केस साइड खड़ा है, तो मिरर केस साइड जो खड़ा है वो कौन है, बैंकर। तो बैंकर के लिए सीआरआर क्या हुआ, एसेट। तो थिंक ऑफ सीआरआर एज वन टाइप ऑफ एसेट दैट इज गोइंग ऑन। हालांकि वो ऐसी यूनिक एसेट है दैट डज नॉट जनरेट इनकम, जिसमें ब्याज वो कमाता नहीं नॉर्मली। कभी कभी एक्सेप्शनल क्राइसिस जब हो जाए, तब आरबीआई बैंकर्स को उस पर कुछ इंटरेस्ट पे कर सकता है, ऐसे जमाने में किया था। खैर, अब वो सीआरआर एसेट है नहीं है, उसकी पंचायत में बहुत टाइम वेस्ट मत करो। समझना इतना है कि बेसिकली ये क्या है, असल में बैंक का डिपॉजिट या बैलेंस है जो उधर ट्रांसफर हुआ, इधर आरबीआई में। ऑन द अदर हैंड एसएलआर क्या था, कि व्हाटएवर डिपॉजिट्स केम 100 रुपीज, आउट ऑफ देम 18 रुपीज बैंकर ने लिक्विड एसेट्स में रखना है। लिक्विड एसेट में क्या आएगा, कैश जो उसके हाथ में, गोल्ड खरीद ले, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ले, दीज आर इन्वेस्टमेंट्स या लिक्विड एसेट्स केप्ट बाय द बैंकर। नाउ लेट अस चेक द ऑप्शंस। 2020 सीरीज का जो प्रश्न था, पहला क्या बोलता है, शेयर ऑफ दिस एनडीटीएल बैंक्स हैव टू होल्ड एज लिक्विड एसेट, तो वो तो गलत है, क्योंकि लिक्विड एसेट तो एसएलआर की बात कर रहा है। ऑप्शन सी क्या बोलता है, शेयर ऑफ दिस एनडीटीएल जो कैश रिजर्व में रखना है, वो टेम्पटिंग है, अपन बी ऑप्शन चेक करो क्या बोलता है, इट इज द शेयर ऑफ नेट डिमांड इन टाइम लायबिलिटीज दैट बैंक्स हैव टू होल्ड एज बैलेंस विद आरबीआई। वो पैसा जो बैंकों ने आरबीआई में बैलेंस के रूप में रखना है। डी ऑप्शन तो उसमें डिपॉजिट और उसकी बात नहीं, कैसे जो गलत दिशा में बात कर रहा है। सो द आंसर बी इज मोर अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम सीएपीएफ 2023। बैंकों ने अपने हाथ की नकदी और कुल संपत्ति के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना आवश्यक है, इस अनुपात को क्या कहते हैं। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट्स, दिस रेशियो इज नोन एज ब्लैंक। कैश रिजर्व रेशियो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, सेंट्रल बैंक रिजर्व है, स्टैट्यूटरी बैंक रेशियो है। तो आपको जो कम खराब लगे, लेस बैड ऑप्शन, वो चूज करो। सो नाउ आउट ऑफ एबीसीडी आपको जो ठीक लगता हो, लेस बैड ऑप्शन, जो कम गलत लगता हो, करो। वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स नाउ। विकास, अंकिता, मोहित, आकाश, प्रांजल, अमन, नमन, इंशा, रितिका, दीपेश, सत्य, विशाल, संगम, दिव्या, पूजा, तनिषा, विशाल, नेहा, अंकित, अनन्या, हर्ष, सौरभ, ईशा, गौरव, हेमंत, साक्षी। फिर देखिए तुषार, रोबो, रागिनी, योगेश, ओंकार, सौम्यरंजन, क्षितिज, प्रियांशु, लव, हेमंत, करेक्ट आंसर। देखिए डिपॉजिट में 100 रुपीज, उसके अंदर से सीआरआर भेजना ट्रक भर के बैंक ने आरबीआई में। अब आप समझो इट इज कैश, यस, बट इट इज कैश नॉट केप्ट इन द हैंड। बैंक अपने हाथ में नहीं रखा है भाई, वो तो उसने आरबीआई में सेंड कर दिया, आरबीआई में सेंड कर दिया। तो पर्सनल स्टेटमेंट क्या था, कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट्स। तो कैश इन हैंड तो वो रहा नहीं, वो तो आगे जाने दिया, तो जम नहीं रहा ऑप्शन ए। व्हाट अबाउट ऑप्शन बी, उसको देखो। ऑप्शन बी क्या बोलता है कि डिपॉजिट का जो 100 रुपीज आया, उसमें से बैंकर्स ने 18 रुपीज लिक्विड एसेट्स में रखना है। लिक्विड एसेट में क्या आएगा, कैश इन हैंड, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसमें उसने रखना है। अब क्या इसका मतलब ये हुआ कि एसएलआर है कैश इन हैंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स? नहीं, क्योंकि टोटल एसेट नहीं, वो तो सिर्फ डिपॉजिट का कुछ रेशियो और उसके अलावा भी चीजों में रख सकते हैं ना, गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। सो दिस इज नॉट मेकिंग मच सेंस।
लेकिन ये लेस बैड ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन इससे बेकार है, तो ये लेस बैड ऑप्शन है, इसलिए अभी के लिए इसको एक्सेप्ट करना है। बाकी उसकी ऑफिशियल आंसर क्या आएगी तब हम देखेंगे। 2023 की एग्जाम हुई तो वो 1 साल तक तो डालते नहीं आंसर। कुछ लोग ये कहेंगे नहीं बाकी के जो 2 ऑप्शन थे उसका क्या हुआ, सी में था स्टैट्यूटरी बैंक रेशियो, डी में था सेंट्रल बैंक रिजर्व, तो जब ऐसी कोई चीज है ही नहीं, वेरिएबल रिजर्व रेशियो वो सब अपन तो सीआरआर एसएलआर के लिए हम बोलते हैं, ये तो अलग ही वर्ड्स हैं जो असल में है ही नहीं। दीज आर जस्ट रॉन्गली फ्रेम्ड वर्ड्स टू मेक रॉन्ग ऑप्शंस। फिर भी सुकून के लिए मैंने चैट जीपीटी और बार्ड दोनों को पूछ लिया, भाई ऐसी कोई चीज है कि नहीं है, तो डेफिनेशन तो दोनों का ऐसी कोई चीज है ही नहीं, देयर इज नो सच थिंग, देयर इज नो सच थिंग। एनीवे, सो देयरफॉर द आंसर इज व्हाट, द आंसर इज बी, एसएलआर इज द आंसर। खैर आगे बढ़ते हैं। सीआरआर और एसएलआर के कुछ एडवांस कांसेप्ट्स, हाउ दे हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, महंगाई में कैसे लड़ सकते हैं, वो सब अब देखना धीरे-धीरे करते हैं। बट बिफोर दैट टेल मी इन द वोटिंग लाइन, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी। वोटिंग में ट्रू फॉल्स में बोलना, इसमें नहीं, वोटिंग में आप करो ट्रू फॉल्स। सही से चल रहा है, निकिता, भार्गव, विशाल, हेमंत, आराध्या, सोनम, सत्यप्रकाश, द्विति, प्रशांत। सो आंसर इज 95% तक सही चल रहा है, 5% में दिक्कत है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने तो टीम को बोला चेक करो, दे से दे आर चेकिंग, सो होपफुली इट शुड वर्क। शुरुआत की क्वेश्चन मिस हो गए तो भी वो तो समझो एमसीक्यू था, तो खैर फिर भी वो लोग चेक तो कर रहे हैं। एनीवेज, आगे जो कंसेप्ट समझने हैं वो कुछ ऐसे हैं। यदि बैंकर के पास लोन में घुमाने के लिए ज्यादा धन होगा, इफ द लोनेबल फंड्स इंक्रीज, तो लोन के ब्याज दर कम होंगे, देन लोन इंटरेस्ट रेट्स विल डिक्रीज। अब इसको समझते हैं। सपोज बैंक के पास लोनेबल फंड है 100 रुपीज और वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है लोन इंटरेस्ट रेट 15%, बट इमीडिएटली कस्टमर आएंगे नहीं। कुछ लोग सोचेंगे नहीं अभी कार नहीं लेंगे, दिवाली में ऑफर आएंगे तब देखेंगे, वट एवर, सो दे विल एक्चुअली नॉट कम फॉर लोन। तो असल में लोन टेकर्स होंगे, सपोज उन्होंने 80 रुपीज का ही लोन लिया है, दिस इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लोन दैट वेंट इनटू द बोरोवर्स अकाउंट। उस पे बैंकर की इंटरेस्ट इनकम क्या होगी, 15% ब्याज चल रहा है, उस हिसाब से जो भी इंटरेस्ट ही विल अर्न 12 रुपीज। नाउ सपोज स्टाफ सैलरी इज 11 रुपी, तो 12 माइनस 11 प्रॉफिट कितना, हार्डली 1 रुपी। अब आप कहेंगे 1 रुपी प्रॉफिट में क्या खेलना है, एंड व्हाई पीपल आर नॉट कमिंग टू टेक लोन्स, पब्लिक लोन ले क्यों नहीं रही है, क्योंकि शायद उनको ये इंटरेस्ट रेट काफी महंगा लग रहा है। तो यानी अगर बैंकर ये लोन इंटरेस्ट रेट कम करे तो हो सकता है उसका लोन टेकर्स बढ़ जाए। लेकिन बैंक के पास लोन में फंड्स नहीं है ना घुमाने के लिए, इसलिए वो सस्ता नहीं करे। मान लीजिए किसी जादू से सपोज बैंकर के पास लोनेबल फंड्स लोन में घुमाने के लिए 100 रुपी की जगह हो जाए 200 रुपीज। सपोज आरबीआई अपना सीआरआर एसएलआर कम कर दे और उसके चलते बैंक के पास लोन में घुमाने के लिए ज्यादा पैसा अनलॉक हो जाए, तो फिर अब बैंकर क्या सोचेगा कि अच्छा लोन इंटरेस्ट रेट जो पहले 15 था उसको मैं कम करके 10% कर देता हूं ताकि ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए। ना व्हाट विल हैपन, सस्ता लोन है तो ज्यादा ग्राहक आएंगे, ना तो लोन से अभी कम चीप, पहले 15%, नाउ इंटरेस्ट 10%, सो मोर कस्टमर विल कम। तब हो सकता है 80 रुपीज जो पहले 100 रुपीज में थे लोन में गए, अब हो सकता है कि 190 रुपीज आउट ऑफ 200 रुपीज लोन में जाएंगे। इंटरेस्ट में कितनी इनकम होगी, तो 190 रुपी लोन में गए, 10% इंटरेस्ट है तो उस हिसाब से आएगा 1990 रुपीज इंटरेस्ट इनकम। और स्टाफ सैलरी तो फिक्स है, अब समझो स्टाफ को तो मंथली सैलरी जो जानी डजंट मैटर 10 लोग ने लोन लिया 50 लोग ने लोन लिया, तो सैलरी इज फिक्स्ड। सो 19 इंटरेस्ट इनकम माइनस स्टाफ सैलरी जो खर्चा बैंक का, तो प्रॉफिट बैंक का कितना 8 रुपीज। तो इससे हमने क्या समझा कि इंपैक्ट ऑफ लोनेबल फंड्स क्या है, जैसे लोनेबल फंड्स इंक्रीज होते हैं लोन इंटरेस्ट रेट बैंक डिक्रीज करेगा ताकि ज्यादा कस्टमर लोन ले ले ताकि बैंक का प्रॉफिट इंप्रूव हो जाए। तो यही बात हमने समझी, व्हेनेवर लोनेबल फंड्स इंक्रीज द लोन इंटरेस्ट रेट्स विल डिक्रीज। तो अभी ये लॉजिक को अप्लाई करते हुए सीआरआर एसएलआर ये सबसे हाउ कैन वी कंट्रोल द इन्फ्लेशन, महंगाई काबू में कैसे रखें। मान लीजिए ऑनियंस आर सेलिंग फॉर 5 रुपी, 50 रुपी, फिर 150 रुपी महंगाई हो रही है, तो आरबीआई ने क्या करना चाहिए, लोन्स को महंगा कर दो, मेक द लोन्स एक्सपेंसिव, ताकि जनता खरीदारी कम करे, ऑटोमेटिकली पब्लिक विल डू लेस शॉपिंग, द डिमांड विल डिक्रीज, तो दुकानदार दाम कम करने के लिए मजबूर हो जाए, देन शॉपकीपर विल बी फोर्स्ड टू डिक्रीज द प्राइसेस, तो वो 50 रुपी का ऑनियन फिर 5 रुपी का कर दे, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल। अब कुछ लोग झंडा उठाएंगे कि नहीं हम लोग लोन लेके तो ऑनियन थोड़ी खरीदते हैं, दैट इज करेक्ट, पर मुझे तो आपको सिंपल समझाना है ना, अभी मैं इसमें 25 खिचड़ी वाले साइकिल और ऐड करूं कि देखो लोन जैसे महंगा हो जाएगा तो पब्लिक अपने कार और बाइक कम खरीदेगी, तो कार और बाइक कंपनियां कुछ मजदूरों को काम से हटा देंगे, तो वो मजदूर जो पहले शॉपिंग करते थे वो थोड़ी कम करेंगे, सामने जितनी स्टील, प्लास्टिक, रबर, ग्लास इंडस्ट्री जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी वो लोग भी अपने वर्कर्स को नौकरी से निकाल देंगे, तो अपने आप वहां पर भी डिमांड कम हो जाएगी, वर्कर्स को जो पैसा मिलता था वो जो शॉपिंग करते थे, तो शॉपिंग कम हो गई तो डिमांड कम हो गया, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल। बट उतना कॉम्प्लेक्स हर चीज को करना नहीं है, ऑनियन के एग्जांपल से खत्म हो जाए तो मोटरसाइकिल तक पहुंचना नहीं। ओके, सो नाउ आरबीआई कैन डू दिस हाउ, तो सीधी सी बात है ना भाई, लोनेबल फंड्स डिक्रीज करो तो अपने आप लोन इंटरेस्ट रेट महंगे हो जाएंगे, वैसी बात है। सपोज सिचुएशन ए में बैंकर है 200 रुपीज टू गिव लोन, लेकिन फिर आरबीआई ने सीआरआर को इंक्रीज कर दिया, एसएलआर को इंक्रीज किया, अपने आप पैसा लॉक करवा दिया, तो अभी बैंकर के पास डिपॉजिट होंगे अपन लोन में, वो हार्डली सपोज 100 रुपीज ही सर्कुलेट कर पाता है, सो देन ही विल बिकम अंडर प्रेशर कि भाई मैं अगर महंगा नहीं करूंगा तो मेरा प्रॉफिट या मुझे इंटरेस्ट इनकम अच्छी नहीं आएगी। क्योंकि आप समझो अगर 100 रुपीज लोनेबल फंड है और फिर भी वो 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो इंटरेस्ट कितना आएगा, हार्डली 10 रुपये, जबकि स्टाफ सैलरी उसको देनी 11 रुपये, तो उसका तो लॉस हो जाएगा ना, तो इसलिए ही विल हैव टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स। तो यही कारण है कि टू फाइट इन्फ्लेशन व्हाट आरबीआई विल डू, दे विल ट्राई टू डिक्रीज द लोनेबल फंड्स, दे विल ट्राई टू समहाउ इंक्रीज द लोन इंटरेस्ट रेट्स। अब उसके लिए वो सीआरआर बढ़ा सकता है, एसएलआर बढ़ा सकता है, रेपो रेट बढ़ा सकता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के खेल कर सकता है, वो सब क्या है वो एक एक करके आज के और कल के लेक्चर में हमें समझना है। अब आप देखिए बिफोर कोरोना सीआरआर वाज 4%। सीआरआर क्या है, जो भी डिपॉजिट है उसका सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बैंकर ने रिजर्व बैंक में डिपॉजिट कर देना है, पहले 4% था, फिर ड्यूरिंग कोरोना आरबीआई ने उसको 3% कर दिया। ऐसा क्यों किया होगा, ताकि लोनेबल फंड्स इंक्रीज हो जाए, ताकि लोन सस्ते हो जाए, ताकि पब्लिक शॉपिंग करे, ताकि इकोनॉमी में रिकवरी आ जाए। सो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव टू रिवाइव इंडियन इकोनॉमी आफ्टर कोरोना, आरबीआई डिक्रीज द सीआरआर। उसके बाद धीरे धीरे आरबीआई को लगा कि नहीं अब वापस इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई से बढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए, वी शुड मेक द लोन्स एक्सपेंसिव, तो लोनेबल फंड्स कम कर दो। हाँ तो उसने वही किया, सीआरआर बढ़ा के 4.5 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उतना पैसा लॉक हो जाएगा, तो अपने आप मतलब पहले अगर बैंकर 100 डिपॉजिट में से 97 रुपये दे सकता था लोन में, अभी अगर सीआरआर है 45 तो उस हिसाब से कितना थोड़ा कम ही दे पाएगा कि मे बी 95.5% और समथिंग, तो ऑटोमेटिकली लोनेबल फंड्स कम हो गए, तो लोन अपने आप वो चीज़ों को कंट्रोल कर देगा। तो यानी आप देखो कल भी ये तो सिखाया था मैंने, जब आरबीआई सीआरआर इंक्रीज करेगी तो अपने आप चीजें क्या होती है, M3 डिक्रीज हो जाएगा। M3 डिक्रीज होने का मतलब क्या है, सपोज सीआरआर 10% था, इंक्रीज करके 20% किया, तो M3 जो 1000 था वो कम हो गया 500, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो सब चीजें थी उस हिसाब से मनी सप्लाई डिक्रीज, लोनेबल फंड डिक्रीज, तो यस इट विल हेल्प कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, तो वो तो कल देखा था। अब आप देखिए यहाँ पर अप्रैल 2021 से लेकर दिसंबर
2022 तक में ये ग्राफ जो नीचे गिर रहा है ये क्या दिखा रहा है, M3 की वो कुछ बात कर रहा है, ब्लू कलर की लाइन जो है, मतलब M3 का ग्रोथ कम हो रहा है। व्हाई? बिकॉज आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया ना भाई, पहले कितना था 3%, फिर बढ़ा बढ़ा के 4.5 करेगा, तो व्हेनेवर सीआरआर इंक्रीजेस तो M3 विल डिक्रीज। अब वो क्यों है वो तो कल भी देखा हमने और आज भी थोड़ा देखा। सो दैट इज हाउ आरबीआई इज ट्राइंग टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। जब भी इकोनॉमी में खासकर इकोनॉमिक सर्वे ग्राफ्स प्रेजेंट करता है, जैसे कि ये ग्राफ प्रेजेंट किया, तो इसमें वाई एक्सिस पे देखो क्या लिखा है उसने, परसेंटेज। दे ओनली टॉक मोस्टली टॉक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब समझते हैं ऐसे ग्राफ्स में परसेंटेज क्या दिखा रहे हैं। सपोज मैं आपको एक चार्ट बनाऊं कि एक लड़के की एज जब 5 थी उसकी हाइट थी 102 सेंटीमीटर, 6 एज पर 108, ऐसे बढ़ रही है उसकी हाइट बराबर। तो ये क्या हुआ, एब्सोल्यूट वैल्यू सेंटीमीटर में हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। वी आर नॉट कंपेयरिंग इट विद एनी ग्रोथ, वृद्धि नहीं देते हम, सिर्फ नंबर्स प्लॉट कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं अगर ग्रोथ फाइंड करूं कि सपोज ईयर 6 में उसकी हाइट है 108, तो कंपेयर टू लास्ट ईयर वो कितनी है, तो 108 माइनस 102 डिवाइडेड बाय 102, तो परसेंटेज में जवाब आए कितना, मे बी 6%। हाँ, तो 6% हाइट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज, यहाँ पर 5%, यहाँ पर 4%, ऐसा कुछ होगा। तो आप देखिए ये जो परसेंटेज ग्रोथ था 6 6 5 4, उसको मैं नेक्स्ट चार्ट में अलग से प्लॉट करूं 6 6 5 4। अब करते करते आप सोचो सपोज 18 ईयर पे उसकी हाइट होगी जो भी, अब मैं लिखता हूं मान लीजिए 200, एंड देन 19 ईयर पे हाइट क्या होगी, इट विल बी अगेन 200, क्योंकि एक एज के बाद हाइट तो इंक्रीज नहीं होगी। तो यहां से यहां परसेंटेज ग्रोथ कितना है, 0%। तो डज इट मीन कि ये जो लड़का है वो मिस्टर इंडिया हो गया, वो गायब हो गया? नो, वो तो है ही, बट द ग्रोथ हैज स्टॉप्ड। तो जब भी परसेंटेज वाले ऐसे चार्ट्स होते हैं, यहां पर जैसे ये परसेंटेज गिर रहा है, तो व्हेन परसेंटेज इज डिक्रीजिंग इट डज नॉट मीन कि बच्चे की हाइट कम हो रही है। नो, द हाइट इज इंक्रीजिंग, पर जिस स्पीड में वो हाइट इंक्रीज हो रही थी या जो ग्रोथ रेट था, इट हैज फॉलन। ऊंचाई बढ़ने की वृद्धि दर में गिरावट आई है, ऊंचाई खुद से गिर नहीं गई है, वो बच्चा गायब नहीं हो गया, वो बच्चा छोटा नहीं हो रहा है। सिमिलरली ये सब जो नंबर्स हैं इसमें अगर परसेंटेज बोले, इसका मतलब क्या, कंपेयर टू लास्ट ईयर ये परसेंटेज ग्रोथ कम हो गया, वैसा नहीं मतलब पैसा गायब हो गया, पैसा राइट। सो परसेंटेज वाइज इट इज ग्रोथ इज डिक्रीजिंग। अब आप कहें अगर परसेंटेज ग्रोथ डिक्रीज हो रहा है तो फिर तो लोन इंटरेस्ट रेट पे कोई फर्क होना नहीं चाहिए, पर ये सब बातें परसेप्शन की। परसेप्शन की कैसे, कोई भी बैंकर है वो क्या सोचेगा कि हर साल मेरा 10% ग्रोथ आना चाहिए बिजनेस में, पर उसको लगे ये सब हो रहा है तो वो अपना प्रोजेक्शन डाउन कर, मेरा तो ग्रोथ 3% ही होगा, तो मुझे अपनी ग्रोथ को और बेहतर करना है, तो लोन में महंगा कर दूं और इस ग्राफ को अपने फेवर में ला दूं वगैरह। सो दे विल हैव देयर ओन मैथमेटिकल फाइनेंशियल कैलकुलेशन, वो सब में हम लोग नहीं जा रहे। ऐसे तो ग्राफ सब आते रहते हैं, यूट्यूब पर टाइम पास वीडियो बनाने वाले लोग उसकी एनालिसिस करते रहते हैं, हम लोग नहीं करेंगे, हमारे लिए काम का नहीं, क्योंकि पीवाईक्यू देखो तो यहाँ से जो पूछते हैं वो इस टाइप के लॉजिकल रीजनिंग से काम हो जाता है। अब वापस आते हैं, कल रात हमने देखा था M0 या रिजर्व मनी या हाई पावर मनी की फॉर्मूला क्या थी, मतलब जो पैसा जो आरबीआई ने जनरेट किया फर्स्ट टाइम वो क्या था, उसकी क्या फॉर्मूला थी। M3 की फॉर्मूला भी नो, कॉइन करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद पब्लिक, टाइम डिपॉजिट, मतलब डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड टाइम डिपॉजिट विद बैंक। तो सिमिलरली व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ M0, तो हमने M0 की फॉर्मूला निकाली थी, पब्लिक बैंक एनबीएफसी वगैरह के पास कितना पैसा है, प्लस डिपॉजिट इन आरबीआई के नाम पे पब्लिक गवर्नमेंट बैंक का कितना पैसा है, प्लस बैंकों के पास वर्ल्ड कैश, मतलब पूरे ऑपरेशन के लिए कितना पैसा उन्होंने रखा है, दैट इज द टोटल ऑफ ऑल दिस वैल्यूज विल बी M0। अब ये फॉर्मूला में गौर करो, अदर डिपॉजिट्स इन आरबीआई बाय पब्लिक गवर्नमेंट एंड बैंक, तो बैंक की डिपॉजिट आरबीआई में हो सकती है क्या, हो सकती है, यस। सीआरआर इज बैंकर्स डिपॉजिट इन आरबीआई, सीआरआर इज बैंकर्स डिपॉजिट इन आरबीआई। अब सोचो कि अदर डिपॉजिट इन आरबीआई के अंदर हम बोले बैंकर्स की डिपॉजिट इन आरबीआई, तो सीआरआर इज अ डिपॉजिट बाय बैंकर्स इनटू आरबीआई। तो अब आप सोचो अगर सीआरआर इंक्रीज किया जाए, सपोज सीआरआर 3% से बढ़ा के 4.5% किया जाए, तो M0 पे क्या असर होगा? द आंसर इज M0 विल इंक्रीज डेफिनेटली भाई, क्योंकि आप समझो पहले 3 रुपीस बैंकर आरबीआई में डिपॉजिट करता था, अभी 4 रुपये 50 पैसा डिपॉजिट कर रहा है, तो अदर डिपॉजिट इन आरबीआई तो इंक्रीज हो रही है ना भाई, तो उस हिसाब से M0 क्या होगा, डिक्रीज नहीं होगा, वो इंक्रीज होगा। तो यस दैट इज करेक्ट, तो सीआरआर इंक्रीज होगा तो M0 इंक्रीज होगा, करेक्ट। अब कुछ लोग पूछेंगे देन शुडंट मनी सप्लाई आल्सो इंक्रीज, M0 इंक्रीज हो गया तो मनी सप्लाई की इंक्रीज होना चाहिए, पर हमने समझा भाई जो सीआरआर होता है वो बढ़ता है तो लोन महंगे हो जाते हैं, लोन महंगे हो जाते हैं तो पब्लिक लोन कम लेगी, तो फिर डिपॉजिट लोन डिपॉजिट लोन डिपॉजिट लोन, वो 75 बैंक तक साइकिल चलनी चाहिए, वो चलेगी नहीं, वो 2-3 बैंक में रुक जाएगी, तो देयरफॉर M3 विल नॉट इंक्रीज। इसलिए एमसीक्यू में पूछा तो फोटो फ्रेम लिमिटेड रखो, बस खिचड़ियां पकाने मत बैठो कि इधर से इधर से इधर से इधर होगा, डोंट डू दैट। सिंपली जो कंसेप्ट जहां तक चलता है उधर तक ही उसको चलाओ। इसको और भी तरीके से देख सकते हैं, मनी मल्टीप्लाई क्या, M3 डिवाइडेड बाय M0 बराबर। अब आपको मैथ्स की ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर ऊपर का नंबर बढ़ेगा तो पूरी चीज बढ़ेगी, लेकिन नीचे का नंबर बढ़ेगा तो पूरा नंबर छोटा हो जाएगा। तो सब सीसेट में आप देखना कि सपोज 100 डिवाइडेड बाय 10 है तो जवाब क्या आएगा 10, बट अगर 100 डिवाइडेड बाय 20 है तो जवाब क्या आएगा 5, ये तो डिक्रीज हो गया मनी मल्टीप्लाई। कैसे? क्योंकि जो नीचे M0 था वो इंक्रीज हो गया ना, इसलिए भाई वो मैथ्स की आप समझ करो शांति से, इट विल मेक सेंस टू। बट उसकी दिमाग खर्च करनी है नहीं, सीआरआर इंक्रीज किया मनी मल्टीप्लाई डिक्रीज होता है, थियरी है, एक्सेप्ट करो, तो सब हम कर चुके। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज दिस 2 to 6% इन्फ्लेशन रेट, और आरबीआई को इन्फ्लेशन इस रेट में क्यों, इस रेंज में क्यों कंट्रोल करनी है वगैरह कुछ बातें समझते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं। हम लोग आगे पिलर 4 में समझेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एनएसओ, और वो इसे रिलीज करते हैं। उनकी मेथोडोलॉजी क्या है, वो अज्यूम करते हैं कि 2012 को मानते हैं वो एक बेस ईयर है, मतलब आधार वर्ष है, और वो ऐसा सोचते हैं कि 2012 में सब चीजों की प्राइस थी 100 रुपीज, ऐसा वो सोचते हैं। सब चीजों की मतलब सपोज दे विल टेक अ बास्केट, उसमें मिल्क ऑनियंस सोप सब रखेंगे और उसका प्राइस फाइंड करते हैं, सपोज 2012 में 100 रुपीज था। उसके बाद एनएसओ ऑफिसर एवरी मंथ शॉपिंग बास्केट लेके जाएगा मार्केट में और बात पूछेगा मिल्क सोप ऑनियन का क्या प्राइस चला, सपोज फिर पता चला 2013 दिसंबर में 114 है, फिर पूछे तो 130 है, सो लाइक दैट ही विल आस्क, ही विल टेक सर्वे ऑफ द प्राइसेस और वो डेटा फिल अप करता रहेगा। आपको ये जो बास्केट है इसमें और भी चीजें, ये तो सिंपलिसिटी के लिए मैं 3 ही चीजों के नाम ले रहा हूं। अब आप क्वेश्चन पूछो कि ओके तो फिर इन्फ्लेशन यानी महंगाई कितनी है, तो यहां से यहां ये इंक्रीज हो रहा है, दैट इज इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, तभी तो शॉपिंग बास्केट पहले से ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है। इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करूं, सपोज मुझे 2019 दिसंबर में इन्फ्लेशन कितना है वो फाइंड करना है, तो मैं उसका नंबर देखूंगा, नंबर कितना है 140, अच्छा 140। अब जो इन्फ्लेशन है वो याद रखना मित्रों, इन्फ्लेशन इज मेजर्ड ऑन एनुअल बेसिस, सामने में बेस ईयर में तो 100 था तो उधर से इधर तो ये था बोलोगे तो 40% बढ़ गया, 100 का 140 नहीं, ईयर ऑन ईयर बेसिस। ईयर ऑन ईयर का मतलब क्या है, 2019 तो एक साल पहले 2018, ईयर ऑन ईयर बेसिस, ये दिसंबर मंथ है तो 2018 का दिसंबर मंथ निकालो, राइट। अब आप फाइंड करो कि ओके पहले 137 था अभी 140 है, तो ये परसेंटेज इंक्रीज कितना है, इट विल टर्न आउट टू बी सम 2.18%। अब वो कैसे भाई, वो तो मैथ्स पता होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज जैसी बात है कि 140 - 137 डिवाइडेड बाय 137 टाइम्स 100 तो जवाब है 2.18%। तो यानी हम क्या बोल रहे हैं
whenever you hear the newspaper headline that inflation is 2% or whatever percent, वो क्या बता रहा है? लास्ट ईयर सेम मंथ अगर कोई चीज मान लीजिए 100 रुपए की थी तो अभी 102 रुपए की है, ईयर ऑन ईयर सालाना 2% महंगाई बढ़ी। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे कि 2019 दिसंबर में इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर पिछले साल की तुलना में कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इट हैज इंक्रीज बाय 2.18%। ठीक है, तो इन्फ्लेशन हमने समझा परसेंटेज में कैसे एक्सप्रेस करोगे। इसकी भी एक रेंज है, आरबीआई को टारगेट दिया गया है कि ये जो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑल इंडिया है वो महंगाई 2% से कम भी नहीं होनी चाहिए और 6% से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अब ये रेंज में पहले हम राइट हैंड साइड को समझते हैं कि महंगाई 6% से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लेशन शुड नॉट बी मोर देन 6%। मिडिल क्लास परेशान होता है, गरीब लोग परेशान होते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना है। सो आरबीआई हैज टू फाइट इन्फ्लेशन। कैसे फाइट करेंगे? तो पब्लिक को कंजम्पशन शॉपिंग कम करवा दो। कैसे करोगे? मेक द लोन्स एक्सपेंसिव, लोन महंगे करो, पब्लिक शॉपिंग कम करे। अब लोन कैसे एक्सपेंसिव बनाओगे? तो वो तो मैंने आपको बताया, मनी सप्लाई को कम करो, लोनेबल फंड्स को कम करो, तो अपने आप लोन इंटरेस्ट महंगे हो जाएंगे, तो देन इट विल बी सॉल्व। जब भी आरबीआई ऐसी पॉलिसी बनाती है उसके लिए क्या करेगा? सीआरआर को इंक्रीज करेगा, एसएलआर को इंक्रीज करेगा, आगे हम लोग देखेंगे रेपो रेट होता है वो उसको भी इंक्रीज करेगा। तो जब इस मेथड से पॉलिसी बनाई जाए उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचित होना, मनी सप्लाई कम करना। टाइट मनी पॉलिसी, अगर मैं नल को टाइट कर दूं तो क्या पानी कम आएगा? इधर मनी सप्लाई कम कर दूं। डियर मनी पॉलिसी, दिस पेंटिंग इज वेरी डियर टू मी, दिस नेकलेस इज वेरी डियर टू मी, कीमती। तो यहाँ मनी को कीमती बना दो, मतलब मेक द लोन्स एक्सपेंसिव, या लोन कीमती हो गए। पहले सपोज 14% इंटरेस्ट, अभी 18 कर दिया, तो डियर मनी पॉलिसी। एंड लास्टली इसको हम हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं। हॉकिश मतलब क्या? बाज, हॉक। तो हॉक कैसे उड़ता है? ऊपर। तो ये भी ऐसा हॉकिश है कि पहले सपोज सीआरआर 3% था, बड़ा के सीआरआर कर दिया 4.5, सो हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। प्रश्न, हु विल डू दिस? कौन बनाता है ये? तो उसके लिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, वहां तक हम 15 तारीख तक पहुंचेंगे, उसको देखेंगे। हाउ फ्रीक्वेंटली, कब कब बनाते हैं? बजट तो साल में एक बार बनाते हैं, फरवरी में आ गया। ये लोग कितनी बार बनाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी? जवाब है नॉर्मली एवरी 2 मंथ्स, 2 महीने पर, बाई मंथली बेसिस पे वो बनाते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक है, चलिए ये तो समझ आ गया। अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि तुम बोल रहे हो इन्फ्लेशन 2% से कम भी नहीं होना चाहिए, ये क्या बात है? सस्ता रखो सब, तो लोग पूछ रहे हैं। तो भाई अगर बहुत सस्ता भी हो गया तो हानिकारक है। सपोज ऑनियन सेलिंग फॉर 5 रुपीज पर किलो, यू एज अ कस्टमर या मी एज अ कस्टमर वी विल बी हैप्पी, पर जो फार्मर है वो तो अनहैप्पी हो जाएगा कि भाई तो मैं अब क्या करूं। और फिर वो अपने फार्म में जो भी फार्म लेबर है, खेत मजदूर है, उसको वो नौकरी से निकाल देगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो वी शुड नॉट डिक्रीज द इन्फ्लेशन टू मच, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर प्रोड्यूसर्स, जो उत्पादक है, व्यापारी है, फार्मर है, उनको तकलीफ होगी। इसके साथ जुड़ा एक कंसेप्ट है कर्व। फिलिप कर्व को भी समझते हैं, बट विद अ फ्रेश माइंड, सो लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, देन वी मूव फॉरवर्ड। थ्री मोर मिनट्स। वन मोर मिनट। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टेल मी द वोटिंग लाइन। कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी? क्या मैं देख सकते हैं, सुन सकते हैं टू फॉल्स में? बताइए वोटिंग में। नवनीत, ओंकार, तिथि, हर्ष, रिया, ब्रसेल, शिवांगी, ज्योति, त्रिभुवन एंड अदर्स। आंसर इज यस। सम 4% हैविंग इशू। मैंने वापस भी ब्रेक में टीम को मैसेज किया, वो बोले सर्वर टीम अभी मॉनिटर कर रही है, होपफुली इट विल स्टेबलाइज नाउ। एनीवेज मैं आपको बता रहा था कि डिफ्लेशन, डिफ्लेशन मतलब ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, फॉल इन द प्राइसेस, बहुत सस्ता हो जाना, सस्ता हो जाना। इट इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी।
क्योंकि मैंने आपको बताया जो फार्मर है, अब ऑनियन 5 रुपये पर किलो हो गए तो दो बातें होगी। पहला, ही विल स्टॉप हायरिंग लेबर्स, मजदूरों को नौकरी से निकाल देगा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होगी। दूसरा, फ्यूचर में वो फार्मर ऑनियन नहीं उगाएगा, इसमें तो भाव ही नहीं मिलता है। सो देन इट विल क्रिएट शॉर्टेज ऑफ फूड, तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा महंगाई हो जाएगी, जैसा वेनेजुएला, ईरान, ये सब देशों में होता है। इसलिए थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होना जरूरी है। इसी के बारे में न्यूजीलैंड के इकोनॉमिस्ट विलियम फिलिप ने कव बनाया, ग्राफ बनाया, उसको समझते हैं। ये ग्राफ ऐसा है जिसमें वाई एक्सिस पे आप इन्फ्लेशन यानी महंगाई को प्लॉट करो कि सपोज इन्फ्लेशन पहले ऑनियन 50 रुपीज के हैं, फिर 150 रुपीज के, मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा है। एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट को प्लॉट करो, बेरोजगार कितने। नाउ इट मे अकर कि जब ऑनियंस आर सेलिंग फॉर 150 रुपीज पर किलोग्राम, तो इकोनॉमी में ये एक आदमी अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है। तो पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे 1 अनएम्प्लॉयड पर्सन और वाई एक्सिस पे 150 रुपीज का ऑनियन। तो ये यहाँ पर पॉइंट प्लॉट होगा, इधर और इधर। अब ये ऐसे पॉइंट कैसे प्लॉट होगा, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह में देख लेना। अभी सपोज गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए, आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए, और इन्फ्लेशन जो 150 रुपीज पर किलो था ऑनियन, उसको 5 रुपीज करवा दे, बहुत स्ट्रिक्ट हो गया सब। सो देन व्हाट विल हैपन कि फार्मर क्या सोचेगा कि आई एम गोइंग टू गेट ओनली 5 रुपीज पर किलोग्राम फॉर ऑनियन, व्हाई शुड आई एम्प्लॉय मोर पीपल, तो वो मजदूरों को नौकरी से निकाल देगा। तो अभी आप देखो कि पहले ये एक आदमी कटोरा लेके बैठा था, नाउ अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, नाउ 2 पीपल आर सिटिंग विद कटोरा। तो ये पॉइंट कैसे प्लॉट होंगे, एक्स कॉमा वाई, एक्स एक्सिस पे 2 पीपल अनएम्प्लॉयड, वाई एक्सिस पे ऑनियन सपोज 5 रुपीज, तो ये यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ये इधर ऐसे। अब ऐसे आप पॉइंट्स प्लॉट करते जाएंगे तो ये कुछ ऐसा शेप बनता है। अब ये जो शेप बनता है ये क्या दिखा रहा है, ये कुछ ऐसा दिखा रहा है कि देयर इज मोर इन्फ्लेशन, महंगाई अगर बढ़ती है तो जॉब्स ज्यादा क्रिएट होते हैं, और उल्टा भी सही है, इफ देयर इज मोर डिफ्लेशन, अगर बहुत सस्ता हो जाएगा तो लेस जॉब्स क्रिएटेड, तो जॉब्स कम हो जाते हैं, बिकॉज फर्म्स विल कीप रिमूविंग द वर्कर्स टू कीप द प्रॉफिटेबिलिटी सेम। अब ये जो पूरा ग्राफ है, इट इज वैलिड अप टू अ लिमिट ओनली। मान लीजिए ऑनियन 25,000 रुपये पर किलोग्राम हो गए, तो क्या इंडिया में सबको नौकरी मिल जाएगी? नहीं, बिकॉज देन नो वन विल बाय द ऑनियंस, तो ऑनियन सेक्टर ही बंद हो जाएगा, कोई लेगा ही नहीं कुछ। तो दिस ग्राफ इज वैलिड ओनली फॉर सर्टेन सेंसिबल लिमिट्स ओनली। वो सब क्या, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी हम दिमाग खर्च नहीं करें। हमें बस इतना समझना था कि इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, एंड इन्फ्लेशन 2% से कम भी नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 2%, वरना वो ऐसा कि बहुत सस्ता हो रहा है चीजें, वो नहीं होनी चाहिए। तो बहुत जो सस्ता हो जाए उसको हम कहते हैं डिफ्लेशन, अपस्थिति, एंड वी हैव टू फाइट इट। कैसे फाइट करोगे? तो उसमें नया कुछ नहीं करना है, वट एवर वी लर्न इन द राइट हैंड साइड ऑफ द कॉलम, इधर जो समझा था उसका ऑपोजिट बोलना चालू करो। फॉर एग्जाम्पल, महंगाई से लड़ने के लिए कंजम्पशन कम करना था, शॉपिंग कम करनी थी, तो डिफ्लेशन सस्ता पे से लड़ने के लिए एनकरेज कंजम्पशन। पब्लिक शॉपिंग ज्यादा करेगी तो डिमांड बढ़ेगी तो शॉपकीपर प्राइस बढ़ा देगा, तो प्राइस बढ़ जाएगा, तो वापस से हम 2% की जगह 4% इन्फ्लेशन हो गया। सो एनकरेज द कंजम्पशन, उसके लिए क्या करना चाहिए, लोन सस्ते कर दो ताकि पब्लिक देना शॉपिंग करे। लोन कैसे सस्ते करोगे, उसके लिए मनी सप्लाई बढ़ा दो। मनी सप्लाई कैसे बढ़ाओगे, तो सीआरआर कम कर दो, एसएलआर कम कर दो, रेपो कम कर दो, ऐसी सब बातें। अब ऐसी जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी उसको आप क्या कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है, ये एक्सपांड कर रहा है, एक्सपांड, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पर न ने उसको ढीला कर दिया, इजी मनी पॉलिसी, लोन से उसको सस्ते कर दिए, चीप मनी पॉलिसी, या डॉविश मनी पॉलिसी। डॉविश मतलब क्या, कबूतर, तो कबूतर कैसे विनम्र होता है, थोड़ा झुक के बैठता है, तो इधर भी ऐसा है, सीआरआर एसएलआर रेपो, यू आर डिक्रीजिंग इट, तो डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी। ये सब कुछ आपके हैंडआउट के पेज 86 पे दिया है, सारी की सारी चीज, वो क्लास खत्म होने के बाद कल सुबह सुकून से देखना, इट इज देयर आपके पास। तुम्हारा तो अभी पेज तो अराउंड 70 पे है, हैंडआउट के पेज 86 पे वो क्यों है, वो इसलिए कि वहां पर उसकी समरी है, व्हाटएवर इज द कांसेप्ट दैट वी हैव लर्न। तो कुछ लोग के हाथों के तो 50 पेज का हैंडआउट देखना नहीं, सिर्फ इतना देख लेते हैं। नो, देयर आर मेनी अदर कांसेप्ट, वो सब की समझ चाहिए। ये तो ऐसा है कि वो उसका एक रिकैप दिखा रहा है आपको, तो इसको आप मत समझिए यही चांद है, चांद तो बड़ा 50 पेज का है। नाउ कमिंग बैक, हमने क्या समझा, लोनेबल फंड्स इंक्रीज करते हैं तो लोन इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाते हैं। तो जब भी इन्फ्लेशन महंगाई से लड़ना है तो क्या करना चाहिए, लोनेबल फंड्स आपको डिक्रीज करो ताकि लोन इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। अब आपकी जब लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, लोन महंगे हो जाए, पब्लिक शॉपिंग कम करे। एंड व्हेनेवर यू वांट टू फाइट डिफ्लेशन, सस्ताई से लड़ना है, सस्तेपन से लड़ना है, तो इंक्रीज द लोनेबल फंड्स, तो अपने आप लोन इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी, पब्लिक दे दनादन शॉपिंग करेगी, डिमांड बढ़ेगी, एंड प्राइस वापस बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो आइडियली व्हाट वी शुड डू इज इन्फ्लेशन कंट्रोल इट नॉट लेस देन 2% एंड नॉट मोर देन 6%। या हम कहें कि 4% को आप मिड पॉइंट बोल दो, तो उससे 2% कम भी नहीं, मतलब 2% से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, 2% से ज्यादा बढ़ना भी नहीं चाहिए। सो 4% और उसके आजू बाजू 2% की रेंज में चलना चाहिए, हम 2 to 6% की रेंज में कंट्रोल करना चाहिए। ये सब खेल आरबीआई ने अलग अलग टाइम पे जो कर रहा था। अब देखिए अपनी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, फिनिश द सिलेबस, उसमें भी मैंने आपको टाइमलाइन दी है, दिसंबर तक ऑप्शनल कंप्लीट करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा है तो फरवरी तक कंप्लीट करने की कोशिश करो, और बाकी भी चीजें जो है मैक्सिमम फरवरी तक कंप्लीट करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा है तो बाकी जितना बचता है जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट, वो सब जून महीने में आफ्टर प्रीलिम्स इज ओवर उसको देखो, ऐसी टाइमलाइन से चलना चाहिए। और ये सब जब कंप्लीट हो जाए तो फिर मेंस आंसर राइटिंग के बारे में कुछ सोचना चाहिए, अभी से उसमें नहीं लगना चाहिए। सिमिलरली आरबीआई की नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है, कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन 2 to 6%, दैट इज द नंबर 1 प्रायोरिटी। लेकिन जब उसका वो काम हो गया कि उसको लगता है अभी 2 to 6% में काबू में, तो उसकी नंबर 2 प्रायोरिटी क्या होगी कि नाउ आई शुड बूस्ट द जीडीपी ग्रोथ रेट। महंगाई काबू में, तब मैं प्रोडक्शन जीडीपी इसको कैसे बढ़ाऊं, उस पर दिमाग लगाता हूं। अब हम समझिए जीडीपी क्या है, वैसे पिलर 4 में समझना है, पर कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल ईयर इन अ सिंगल कंट्री। एक देश में एक साल में जो भी वस्तु सेवा का उत्पादन हुआ उसका कुल बाजार मूल्य जो है वो जीडीपी है। इसका मतलब क्या, हर साल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2018 में भारत का जीडीपी हो 139 लाख करोड़ रुपीस, और फिर 2019 में बढ़ के हो जाए 146 लाख करोड़ रुपीस, तो ये इधर से इधर कितना इंक्रीज हुआ, तो पता चले कुछ 4-5% इंक्रीज हुआ। कैसे भाई, अगेन वो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वाली बात है कि कंपेयर टू लास्ट ईयर, अच्छा 146 था, करंट उसके लास्ट ईयर कितना 139 डिवाइड बाय 139 टाइम्स 100 डिवाइड बाय 4 to 5%, सो दैट इज द जीडीपी ग्रोथ। अब आपका इस ग्रोथ को हमें और बढ़ाना है कि अगले साल इसका 200 हो जाए, ऐसा कुछ करो। सो हाउ टू इंक्रीज द जीडीपी ग्रोथ, आरबीआई क्या करे, लोन सस्ते कर दे, कार सेल्स विल इंप्रूव, तो प्रोडक्शन ऑफ कार विल इंप्रूव, तो जितनी गाड़ी ज्यादा बिकेगी तो ज्यादा गाड़ी मैन्युफैक्चर करेगा, जितना भी मैन्युफैक्चर होगा तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो जीडीपी बढ़ रहा है। उस हिसाब से पब्लिक को जॉब्स मिलेंगे तो वो भी जो वर्कर्स हैं उसमें से कुछ लोग विमल गुटखा खाएंगे, तो वो विमल गुटखा का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो वहां के वर्कर्स को सैलरी मिलेगी, लाइक दैट मल्टीप्लाई इफेक्ट में एवरीथिंग विल इंक्रीज, द प्रोडक्शन ऑफ एवरी गुड्स एंड सर्विसेज विल इंप्रूव। अब ऐसी सोच के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आरबीआई ने क्या किया, लोन सस्ते करवाने की कोशिश की। 1990 में 1990 में सीआरआर कितना था 1515%। उसके 2-3 कारण थे, एक उस जमाने में महंगाई भी बहुत ज्यादा थी, इन्फ्लेशन वाज वेरी हाई, सो आरबीआई हैड टू फाइट इट। दूसरा,
उस कारण में उस टाइम फ्रेम में कांड भी बहुत होते थे। इन ओल्ड डेज देयर वर मेनी बैंक स्कैम्स, जैसे वो हर्षद मेहता स्कैम 1992, तो असल में उसने माधवपुरा वगैरह बैंकों को ही चुना लगाया, तो स्कैम तो होता था। और हमने समझा था कि सीआरआर का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेफ्टी बफर या बैंक रन से प्रोटेक्ट करना। तो स्वाभाविक है उस जमाने में आरबीआई सीआरआर बहुत ज्यादा रहता, उसको डर लगता था कभी भी कोई स्कैम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे उसने एक तो स्कैम पे ज्यादा कंट्रोल किया, और साथ ही साथ उसको लगा कि अब मुझे जीडीपी ग्रोथ इंप्रूव करना है तो लोन सस्ते कराने पड़े। तो देखिए अलग अलग टाइम पे सीआरआर डिक्रीज कर रहा है। देन अराउंड 4% 2014 में था, और लंबे टाइम तक 4% पे स्टेबल रखा उसने। फिर 2020 में कोरोना आया, तो आरबीआई ने और कम कर दिया 3%। वाई? टू रिवाइव द इंडियन इकोनॉमी, जीडीपी इंप्रूव करने के लिए, इकोनॉमी को वापस खड़ा करने के लिए। फिर उसको लगा ठीक है इकोनॉमी रिकवर हो गई, तो अब इसको वापस इंक्रीज करते हैं 4 टू 4.50% तक बोले गया। आपने 3 पे रखो ना, तो भाई फिर बफर के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा, बैंक रन हो गया तो क्या करोगे, इसलिए कुछ तो रेंज उसकी रखनी चाहिए 4% के आसपास। एनीवे, सो सीआरआर इन कोरोना अंडरस्टूड। 2020 में आरबीआई ने सीआरआर में एग्जेम्पशन दिया था, मतलब कुछ केस में अगर बैंक एक्स एक्टिविटी कंप्लीट करता है तो उसको सीआरआर में थोड़ा माफ कर देंगे। वो मामला आउटडेटेड है तो मैंने डिलीट कर दिया, अभी हम उसमें नहीं जा रहे। दैट इज एन ओल्ड थिंग। हमें सिर्फ एक चीज समझनी है, वो है इंक्रीमेंटल सीआरआर। इंक्रीमेंटल सीआरआर वो 2016 की नोटबंदी के बाद हुआ था, डिमोनेटाइजेशन के बाद हुआ था, और अभी 2000 रुपए के विड्रॉल के बाद भी हुआ है। तो ये कंसेप्ट समझना है। सपोज आपने 500 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए, बैंक आपको 5% सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट दे रहा है, फिर बैंकर वही पैसा 500 रुपीज लोन में अदानी को दे रहा है और इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 9%। तो बैंक का प्रॉफिट कितना, 9 - 5 = 4%। तो जो 4% है उसको हम क्या कहेंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एनआईएम। दो जो इंटरेस्ट है उसके बीच का मार्जिन या अंतर या डिफरेंस जो है वो बैंक का प्रॉफिट है। अभी आप सोचिए क्या हो रहा है, 2000 रुपये का विड्रॉल हो गया। नोटबंदी उसको बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा अभी वो फिएट मनी लीगल टेंडर आरबीआई ने जो सब बातें करी, पिलर 1 में हमने देखा। तो बेसिकली ना पब्लिक आ रही है अपने पैसे एक्सचेंज कराने के लिए, लेकिन आरबीआई ने पाया कि करीब 87% तो लोग ऐसे हैं कि वो एक्सचेंज नहीं कराते। वो लोग ऐसा नहीं बोले कि 2000 के सामने 500 के चार दो, वो क्या बोले, मेरे 2000 आप लेके सेविंग अकाउंट में रख लो। वो बस डिपॉजिट करते हैं, उसको एक्सचेंज करके वापस लेने जाते हैं नए नोट्स। तो नाउ द क्वांटिटी ऑफ डिपॉजिट्स इज इंक्रीजिंग, कि सपोज पहले 500 थे, अभी आगे 2000 आ गए। अब बैंकर वापस से टेलीमार्केटिंग कॉल करता है अदानी को कि सर लोन ले लो, तो अदानी क्या बोलेंगे, भाई आई डू नॉट वांट 2000 का लोन, आई ओनली वांट 500 रुपये का लोन। यानी बहुत सारा ये जो पैसा आ गया वो सब ऐसे ही पड़ा रहेगा, नो वन विल टेक इट एज लोन। तो ऐसा जो सिस्टम है हो जाएगा, उसको आप क्या कहोगे, लिक्विडिटी ओवरहैंग। तो लिक्विडिटी ओवरहैंग क्या है, टू मेनी नोट्स आर गेटिंग डिपॉजिटेड, सामने बिजनेसमैन एंड अदर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक देम एज लोन्स। तो जो ऐसे सरप्लस पैसा पड़ा रहेगा बैंकों के डिपॉजिट में, उसको हम क्या कहेंगे, लिक्विडिटी ओवरहैंग। अब जब भी लिक्विडिटी ओवरहैंग की प्रॉब्लम आएगी तो बैंकर काफी सैड स्माइली स्टेज में आ जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं मुझे डिपॉजिटर को तो इंटरेस्ट पे करना है, अब मैं क्या करूं। तो स्वाभाविक है वो परेशान होकर कहेगा कि ठीक है सर, मैं आपको सस्ते में लोन दे देता हूं, कि सपोज जस्ट पे मी 7% इंटरेस्ट। पहले तो नहीं मांग रहा है, क्या बोले 7%, क्योंकि ये सोचे चलो 4% प्रॉफिट नहीं होगा, 7 - 5 2% होगा, पर कुछ तो प्रॉफिट हो जाए, ये तो कोई ले नहीं रहा मेरे पैसा, लिक्विडिटी ओवरहैंग सिस्टम हो गया मेरा। सो नाउ लोन्स विल बिकम चीप, लोन सस्ते हो जाएंगे, पब्लिक दे शॉपिंग करेगी, शॉपिंग करेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, एक तरफ मनी आपने विड्रॉ कर दिया, पब्लिक ने डिपॉजिट्स बढ़ा दिए, डिपॉजिट्स बढ़ गए तो लोन सस्ते हो गए। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि 2000 रुपये का विड्रॉल करने से इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ सकती है। इसलिए आरबीआई ने ये सोचा, आई विल प्रिवेंट दिस, मैं इसको रोकूंगा, और इसके लिए नया टूल बनाता हूं टेम्पररी, अस्थायी रूप से, जिसका नाम होगा आईसीआरआर, यानी कि इंक्रीमेंटल सीआरआर। आई गिव यू 1 मिनट इसको दिमाग में उतारो, तब तक मैं खिड़की दरवाजे बंद को कुत्ते भौंक रहे हैं। सो वी लर्न अबाउट द लिक्विडिटी ओवरहैंग प्रॉब्लम। मैं जहाँ रहता हूँ वैसे शांत इलाका है, पर सबने कसम खाई जब मैं पढ़ाने बैठूं तभी कुत्तों को भौंकना है, पड़ोसियों के बच्चों को रोना है। सो इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन। एनीवे, तो मैं बता रहा था क्या हो रहा है यहाँ पर, 2000 रुपये का विड्रॉल, जिसके चलते लिक्विडिटी ओवरहैंग प्रॉब्लम, जिसके चलते लोन सस्ते हो जाए तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ सकता है, आरबीआई को डर लगा। सो दे केम अप विद अ न्यू मेजर कॉल्ड इंक्रीमेंटल सीआरआर। ये क्या है, नॉर्मली 100 रुपये डिपॉजिट में आते तो क्या था, सीआरआर के नाम पे 4.50 रुपीज टक भर के सीआरआर में भेजना था बैंक ने रिजर्व बैंक को। अब आरबीआई क्या बोला, ये तो सब ठीक है, पर ये डिपॉजिट में से कुछ डिपॉजिट का टेम्पररी 10% और तुम टक भर के भेजो, जिसको हम कहेंगे आईसीआरआर। वैसी बात है कि आफ्टर द विड्रॉवल ऑफ दिस 2000 रुपी नोट्स, मई महीने से लेके जून महीने के बीच जितने डिपॉजिट्स आए उस पे 10% टेम्पररी सीआरआर और लग जाएगा, जिसको कहेंगे इंक्रीमेंटल सीआरआर यानी आईसीआरआर। ये टेम्पररी मेजर है, अस्थायी, अगस्त टू अक्टूबर तक वैलिड है, फिर ये वाली चीज अनलॉक हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी। तो टेम्पररी है। और बाकी जो नॉर्मल डिपॉजिट आते हैं उस पे 4.50% सीआरआर वो तो चालू ही है, पर ये वाला एक्स्ट्रा टेम्पररी है। अब कुछ लोग इसमें सब डाउट चालू करेंगे कि अच्छा तुम बोले 10% आईसीआरआर है, तो वो क्या सिर्फ 2000 रुपये के नोट की डिपॉजिट पे है कि 500 की नोट पे भी है, क्या है। तो जब आई डोंट नो, आरबीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में कोई खुल के कुछ बोला नहीं, तो खुद से मैं पीएचडी करने गया नहीं, तो बस जितना है वो इतना ही है, क्या कि वट एवर डिपॉजिट के बिटवीन मे टू जुलाई मंथ उस पर 10% एक्स्ट्रा सीआरआर, बाकी नॉर्मल जो है उस पर 4.5% सीआरआर तो है ही। और ये टेम्पररी मेजर है जो अगस्त टू अक्टूबर के लिए, और फिर ये बंद हो जाएगा। ये वाली चीज आपके हैंडआउट में भी दी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सुकून से पढ़ के खत्म करो इसे। वन वर्ड एसोसिएशन में ही रखना इसको, एक लाइन का कि भाई 2000 रुपये के विड्रॉल के बाद लिक्विडिटी ओवरहैंग प्रॉब्लम थी, तो लोन सस्ते होकर सब महंगे बढ़ नहीं जाती थी, इसलिए आरबीआई ने टेम्पररी 10% लगाया था। और इस पे पीएचडी करने मत बैठना, हाफ पेज का ये माल है, फिर उसमें और एक्स्ट्रा मत करो। अब आप समझिए पूरा खेल क्या हो रहा है। पब्लिक पैसा डिपॉजिट में देती है, कस्टमर को लोन चाहिए, कुछ बार बैंकर को पैसों की शॉर्टेज हो जाती है, तो वो आरबीआई से भी लोन लेता है, जिसको हम कहते हैं रेपो लोन वगैरह। अब यहाँ आरबीआई कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं उस पर नॉर्मल सीआरआर तो है कितना 4.50, और टेम्पररी 2000 के विड्रॉल के बाद 10% और भी एक्स्ट्रा सीआरआर उसने अलग से मांगा, तो कुछ डिपॉजिट लॉक हो जाए और यहाँ पर लोन बहुत महंगे सस्ते नहीं हो जाए, उसकी वो कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा ये सब चल रहा है, तो ये जो नॉर्मल सीआरआर था उसी को क्यों नहीं बदल दिया, या फिर ये जो रेपो लोन थे उसी को क्यों चेंज नहीं कर दिया, तो भी तो हम लोग ये इन्फ्लेशन या महंगाई से लड़ सकते थे। तो जब वो सब खिचड़ी पकाने मत बैठो, एक एक स्लाइड को एक एक फ्रेम के रूप में देखो कि आईसीआरआर क्यों बनाया, तो क्यों बनाया समझ लिया, वो नहीं करके और 25 चीजें क्यों की, वो समझने हम नहीं बैठेंगे। समझना है तो मेरी यूट्यूब पे जाके आप देखो, 24 मिनट का वीडियो है, मैं नहीं बना, मैं खुद बोलता हूं, उसको मत देखने बैठो, उसकी कोई यूटिलिटी मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी ग्रेट फॉर यू, जितना पड़ा उतना एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। अब इसके आगे सीआरआर समझ लिया, एसएलआर समझ लिया,
एसएलआर क्या था, वो जितना डिपॉजिट है उसका 18% कैश गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो वगैरह, वो भी एक प्रकार से पैसों को लॉक कर देता है, तो लोनेबल फंड्स कम हो जाते हैं वगैरह। सो सीआरआर में जो है वही लॉजिक उधर अप्लाई होते हैं। आगे बहुत सारे टूल्स हैं, रेपो, रिवर्स रेपो, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एमएसएफ, बैंक रेट वगैरह। अब ये सब टॉपिक्स क्या इंटरकनेक्टेड है, फिर उसके आगे पीछे बहुत सारे और रिवर्स रेपो, एमएसएफ वगैरह। तो मुझे जो समझाना है एक्सप्लेनेशन, उसकी सीक्वेंस अलग चलेगी। हैंडआउट जब आप पढ़ोगे तो वो रिवीजन के लिए, तो उसकी सीक्वेंस अलग चलेगी। हो सकता है उसमें रेपो के बाद रिवर्स रेपो दिया हो, जबकि हो सकता है मैं अभी पढ़ाऊं तो रेपो के बाद सीधा एमएसएफ पढ़ाऊं। क्यों? क्योंकि वो तो एक्सप्लेनेशन के लिए क्या लॉजिक चाहिए, सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स है वो अलग है, उनका अलग है। तो जो कॉलेज के लड़के तो उनमें वो होनी चाहिए इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कि वो समझ सके कि हैंडआउट रिवीजन के लिए तुम्हें क्या, वो मैं चम्मच से खिलाने नहीं बैठूंगा, ये कमांडो ट्रेनिंग चल रही है, तो आदत रखो। कुछ लोग ऐसे भी गूगल फॉर्म में मेरे को ये समझ तुम ये सीक्वेंस में क्यों नहीं पढ़ते, तो प्राइमरी स्कूल का ये कोर्स चल रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो भी देश की टॉप जॉब के लिए, ये पिरामिड है, ऊपर कुछ परसेंटेज लोग हैं उनको ही सिलेक्ट होना है, बाकी सब टाइम पास पब्लिक को। तो ऐसे लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि मैं क्यों ये एग्जाम की तैयारी भी कर रहा हूं, जब कि मैं इसके लिए आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस। एनीवेज, तो मैंने जो बताया जितने टॉपिक्स हैं कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है, इसलिए पावर पॉइंट का सीक्वेंस अलग चलेगा, हैंडआउट का सीक्वेंस अलग चलेगा। आईएएस एस्पायरेंट हो तो इतना इंटेलिजेंस तो होना चाहिए कि वो आप कॉप अप कर सको। कल रात मैंने आपको सिखाया था गवर्नमेंट को जब भी लोन चाहिए वो आरबीआई को फोन कॉल करेगा, क्योंकि आरबीआई पब्लिक डेट मैनेजर है। फिर आरबीआई गवर्नमेंट के लिए बाजार में ब्रांड न्यू गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगा। फर्स्ट टाइम जो इससे किया तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट में इशू किया, जहां पर मेरे आपके जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर, बैंक, एनबीएफसी, ये सब लोग बाय करेंगे। वो बाय यानी कि परचेज करेंगे, तो पैसा लोन या लोन के रूप में गवर्नमेंट को जाएगा और गवर्नमेंट सामने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देगी। आरबीआई इस स्टेज पे खुद नहीं खरीदेगा, खुद शॉपिंग नहीं करेगा। नॉर्मली आरबीआई विल नॉट बाय फ्रॉम प्राइमरी मार्केट। उसका कारण क्या है? एफआरबीएम एक्ट, वो क्या था मैंने कल रात आपको बताया। अब आपने ऐसी कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी जिसकी वैलिडिटी है 50 ईयर्स, लेकिन आपको 3 ईयर्स के बाद पैसों की जरूरत पड़ गई, आपको एग्जिट होना है, निकल जाना है, तब क्या करोगे? अपनी ये जो गाड़ी है, यूज्ड कार है, सेकंड हैंड में सेल करनी है, तब इसको रीसेल कर दोगे। कि सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो एलआईसी को बेच के निकल जाएगा, तो बाकी सपोज 50 ईयर्स का मान था, 47 ईयर पे उसने मतलब थर्ड ईयर पे सेल कर दिया, तो बाकी 47 ईयर्स की प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वो एलआईसी को मिलती रहे, ऐसी सब वो गेम खेलते हैं। इस चीज को हम कहते हैं सेकंडरी मार्केट। सेकंडरी मार्केट में अगर आरबीआई की इच्छा हो जाए, उसके पास कुछ पैसा है, तो वो आके इधर कुछ खरीद सकता है, बेच सकता है, वो उसका काम चलते रहता है। तो वो चीज होती है सेकंडरी मार्केट। ये चीज क्या कल आराम से हमने पढ़ ली थी। और सेकंडरी मार्केट में जो भी ट्रेडिंग होता है तो उसका पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, वो सामने वाले इन्वेस्टर के पास जाता है। जस्ट लाइक कि तनिष्क ज्वेलर से आपने गोल्ड खरीदा और फिर आपने वही गोल्ड किसी और पार्टी को बेच दिया, तो दूसरी पार्टी आपको पैसा देगी, तनिष्क गोल्ड को वापस 2 बार पैसा नहीं मिलेगा। अभी तो कल बता दिया था, अभी कुछ लोग आगे जितना भी है उसके लिए ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है। तो पढ़ क्या हो ऐसा नहीं है कि फिर कंप्लीट द लेक्चर्स ऑफ लास्ट 2 डेज, देन ओनली कंटिन्यू आफ्टर दिस पॉइंट, अदरवाइज इट विल नॉट मेक सेंस टू यू। ओके, तो सपोज एक बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पास डिपॉजिट में 100 करोड़ है। मान लीजिए सीआरआर में 3 करोड़ लॉक हो गए, 4.5 करोड़ भी होते हैं, पर देखो 4.50 में माइनस करोगे तो आंकड़े लंबे लंबे हो जाए, बोलने में तकलीफ पड़े, इसलिए मैंने आसान किया। सपोज सीआरआर इज 3, तो उतना हो गया। एसएलआर के नाम पे उसने 18 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली। एसएलआर क्या था? डिपॉजिट का 18% कैश गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करना है। फॉर सिंपल एग्जांपल जस्ट अज्यूम कि उसने 18 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज की। सो नाउ बैंकर इज लेफ्ट विद 79 करोड़। अभी 79 करोड़ के साथ लेके बैठा है, तो क्या आपको लगता है डे 1 पे लोन टेकर्स आ जाएंगे? जरूरी नहीं है। जैसे दुकान खोली तो जरूरी नहीं तुरंत ग्राहक आ जाए। सो सपोज नो बोरोवर्स आर फाउंड, तो क्या करे? तो बैंकर स्पेस में आ जाएगा, तो ये सोचेगा कि मैं ऐसे खाली खाली पैसा पड़ा है तो मुझे कुछ और पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ऐसा सोच के तो बैंकर विल बाय सम एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। 18 करोड़ की तो है ही, प्लस थोड़ी और एक्स्ट्रा माल वो खरीद लेगा 5 करोड़ की, क्योंकि गवर्नमेंट उसको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल तो पे करने वाली, तो बैंकर सोचेगा कि बेटर आई इन्वेस्ट समवेयर, कुछ तो पैसा मुझे कमाने को मिले। सो नाउ ही इज लेफ्ट विद सपोज 74 करोड़ रुपीस एज लोनेबल फंड्स। अब आप समझो ये जो एक्स्ट्रा 5 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो वो एसएलआर कोटा में नहीं है। एसएलआर का तो उसने कंप्लाई कर दिया 18 करोड़ का खरीद के, तो ये जो एक्स्ट्रा है 5 करोड़, उसको मैं क्या कहूं? नॉन एसएलआर कोटा की सिक्योरिटीज। वो कोई सेपरेट टाइप ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। ये तो बाइफर्केशन इसलिए कि हाँ है ये ऐसी बात की कुछ गोल्ड आप खरीदने के लिए पहनते हो और कुछ गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हो। उसी तरह यहाँ पर एसएलआर में उसने रखा वो इसलिए क्योंकि आरबीआई का इतना तो करना पड़ेगा, और ये एक्स्ट्रा उसने रखा क्योंकि उसकी अपनी मर्जी है, बिकॉज ही वांट्स टू। तो ये उसकी नॉन एसएलआर कोटा की अबव एंड बियॉन्ड एसएलआर रिक्वायरमेंट की गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट है। अब हम समझते हैं रेपो रेट क्या है। सपोज एक बोरोवर है, मेरे को कर्जा मांगता है, आई वांट लोन्स। बैंकर या लैंडर क्या कहेगा? तो अपना हवाई जहाज गिरवी रख, गिव योर एरोप्लेन एज कोलेटरल। सिमिलरली एक्सिस बैंक को खुद लोन में पैसा चाहिए, आई वांट लोन्स, और वो आरबीआई के पास गया, तो आरबीआई जो लैंडर है वो क्या कहेगा? ठीक है अपन तू अपना कुछ गिरवी रख, गिव मी योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेटरल। सपोज इसके पास 50 ईयर्स की वैलिडिटी की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, आरबीआई ठीक है तू 7 दिन गिरवी रख मेरे पास, मैं तुझे 7 दिन का लोन देता हूं। अगर इफ एक्सिस बैंक डज नॉट रीपे द लोन ऑन टाइम, तब जानते गिरवी रखा वो जब्त हो जाता है, सो देन आरबीआई विल कॉन्फिस्केट दोस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बस तो यही रेपो रेट का फंडा। रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को लघु अवधि के लोन देता है। आरबीआई विल गिव शॉर्ट टर्म लोन्स टू इट्स क्लाइंट्स, शॉर्ट टर्म। उसके सामने ग्राहक गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखता है, द एक्सिस बैंक और क्लाइंट विल प्लेस सम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेटरल, और फिर ये गेम खेलते हैं। अभी जो गेम खेलते हैं वो कैसा है कि परचेज एंड रीपरचेज, समझते हैं। सपोज 1 जनवरी को एक्सिस बैंक को लोन चाहिए, वो क्या करेगा? अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सपोज 100 करोड़ की प्राइस पे आरबीआई को वो सेल कर देगा। तो मतलब ऐसी बात है कि ऑन 1 जनवरी एक्सिस बैंक विल सेल दिस सिक्योरिटीज 100 रुपीज पे, और तय होगा कि 6.50% इंटरेस्ट रेट होगा रेपो रेट। इसका मतलब ये कि सपोज आफ्टर 14 डेज 14 को एक्सिस बैंक वापस से आरबीआई के पास आएगा और यही चीज जो उसने सेल किया था उसको वो रीपरचेज कर लेगा। क्या प्राइस पे? 106.50। आपने अपना सोना बेचा 100 रुपए में और कुछ दिनों बाद वापस वो गोल्ड रीपरचेज किया 106 रुपए में। इसका मतलब क्या? टेम्पररी 100 रुपए लेके आए थे और वापस 106 मतलब 6% इंटरेस्ट आपने पे किया, एंड लाइक दैट यू गॉट टेम्पररी लोन्स बाय प्लेजिंग योर गोल्ड। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है कि गिनने बैठो डेट 1 जनवरी, आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक्सिस बैंक ने अपनी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी 100 रुपए प्राइस पे 1 जनवरी को आरबीआई को सेल किया, आरबीआई ने पे किया कितना? 100। तो यानी आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? 100 रुपीज। फिर 14 जनवरी को एक्सिस ने आरबीआई से वही माल रीपरचेज किया, वापस खरीद लिया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि भाई 100 रुपीज का माल था, यू हैव टू पे मी सपोज 106 रुपए एंड 50 पैसा। तो अब रिजर्व बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो कि 14 जनवरी को वो क्या कर रहा है? वो सेल कर रहा है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 106.50। तो आरबीआई का प्रॉफिट क्या होगा?
आरबीआई का प्रॉफिट है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कॉस्ट प्राइस क्या था आरबीआई के, आरबीआई ने जब बाय किया उसको हम कहे कॉस्ट प्राइस कितना है 100, और जब उसने वापस रीसेल किया या हम कहे कि एक्सिस बैंक ने रीपर्चेज किया तो कितना था 106, जो उसका सेलिंग प्राइस है, बिक्री मूल्य 106, तो दोनों का डिफरेंस है, वो उसका प्रॉफिट है, एसपी माइनस सीपी 6.50, इस 6.50 को आप क्या बोलोगे, दिस इज द रेपो रेट। आई गिव यू 20 सेकंड, इसको दिमाग में उतारो। समझ में आ गया तो बेस्ट है, नहीं समझ में आया कोई चिंता नहीं करनी है, सिंपल है भाई। आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए अपने क्लाइंट्स को लोन देता है, उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज करता है कितना 6.50, तो वो क्या रेपो रेट, और गिरवी क्या रखना है, तो क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सिंपल। अब ये जो पूरा खेल हुआ उसमें क्या हुआ, सेलिंग एंड रीपर्चेज, पुनः खरीद लिया, रीपर्चेज, इसे इसको कहते हैं रेपो रीपर्चेज। अब ये जो रेपो होते हैं वो दो जात के होते हैं, फर्स्ट इज आरबीआई रेपो। आरबीआई रेपो में क्या होता है कि आरबीआई उसके ये क्लाइंट्स बैंक वगैरह वो आपस में ऐसा बाइंग सेलिंग का गेम खेल के लोन का कुछ कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल वो बाइंग सेलिंग ऐसा करके लोन देना लेने का काम करते हैं, सो दो आरबीआई रेपो। कुछ बार क्या होता है कि रिजर्व बैंक के सिवाय के खिलाड़ी, सपोज एलआईसी और एक्सिस बैंक भी आपस में ऐसा गेम खेल सकते हैं कि एलआईसी कहते तुम मुझे अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो 100 करोड़ की, बाद में मैं 106 में रीसेल करूंगा, तुम रीपर्चेज करना, मैंने तुमको ऐसा लोन दे। सो व्हेन प्लेयर्स अदर देन रिजर्व बैंक, फॉर एग्जांपल बैंक, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लाइक मुथूट फाइनेंस वगैरह, एलआईसी, ईपीएफओ, नाबार्ड, ये भी एक दूसरे को ऐसा गेम खेल के लोन दे सकते हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे, मार्केट रेपो। बिकॉज आरबीआई खुद नहीं है, दूसरे लोग खेल रहे हैं। मार्केट रेपो में भी ऐसे कोलेटरल्स रखते होंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ट्रेजरी बिल्स हैं, प्राइवेट कंपनियों के बॉन्ड है, वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां आरबीआई नहीं, वो तो दूसरे खिलाड़ी, वो कुछ और यूज कर सकते हैं। सो देयर आर टू टाइप ऑफ रेपो, मार्केट रेपो एंड आरबीआई रेपो। तो रेपो क्या है, रीपर्चेज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब करारनामा। वो क्या, वो हमने देखा, बॉरोवर सेल करता है फिर वापस रीपर्चेज करता है, रीपर्चेज करता है ऊंची कीमत पे 100 का माल 106 पे खरीदता है ऐसा। रेपो रेट क्या है, तो उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट से, करारनामे से जो कमाया गया ब्याज दर है। रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट फ्रॉम दिस गेम, बराबर। 100 का माल 106 में खरीदा, वो रेपो था, और उसमें जो प्रॉफिट हुआ 6%, वो क्या रेपो रेट है। अब बात में कुछ दम है नहीं, बट दीज आर द एक्चुअल डेफिनेशंस, तो जान लिया। अब आप देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आरबीआई क्या कर रहा है, 2018 से लेके 2020 कोरोना तक रेपो रेट जो पहले 6.50 था उसको कम करते 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 4 पे ले आया, तो मतलब उसने लोन को सस्ते किए, क्योंकि कोरोना और उससे पहले भी उसको इकोनॉमी को खड़ा करना था, बिजनेसमैन कस्टमर सब लोग दे देना था लोन ले, ऐसी उसकी चाहती। फिर आगे बढ़ते हैं, खासकर 2022 में कोरोना तो खत्म हो गया था, लेकिन यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो जाता है, उसके चलते पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, एवरीथिंग स्टार्ट्स टू बिकम एक्सपेंसिव, तो महंगाई से लड़ना है, तो वापस आरबीआई लोन महंगे कर रहा है, तभी रेपो रेट जो पहले 4 था उसको बढ़ा के कितना कर दिया 6.50। ये सबके बारे में, और ये अकोमोडेटिव स्टांस, न्यूट्रल स्टांस, कैलिब्रेटेड टाइटिंग, ये सब हम समझेंगे, पर वहां तक पहुंचेंगे 15 सितंबर को, तो अभी इसकी चिंता मत करो। ये तो ग्राफ इसलिए बताया कि आपको पता चले कि ट्रेंड ऐसे कुछ होते हैं। आपके हैंडआउट में मैंने एक चार्ट बनाया जो सारी चीज को समराइज करता है, उसके थोड़े थोड़े फोटो हम अलग अलग स्टेज पे देखेंगे। तो सबसे पहला फोटो देखो, एक्सिस जो कि बॉरोवर है, वो क्या बोला है, आई वांट शॉर्ट टर्म लोन्स, और उस पे आगे ठीक है तो मैं आपको देता हूं, और उस पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, और कोलेटरल होगा कुछ। तो कोलेटरल में क्या यूज किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आउटसाइड एसएलआर कोटा। एसएलआर में तो 18 करोड़ लॉक थे, ये तो बाकी का 5 करोड़ था, उससे खेल रहा है वो। तो जी से आउटसाइड एसएलआर कोटा, और उस पे लोन इंटरेस्ट चार्ज किया, रेपो रेट कितना 6.50। और भी यहाँ पर यहाँ सेल्स बनेंगे, वो क्या है वो धीरे धीरे हम टॉपिक प्रोग्रेस होगा तो आपको पता चलेगा। अब वापस आते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। आगे का मुद्दा है कि देखिए वापस केस स्टडी क्या थी कि बैंक के पास 100 करोड़ डिपॉजिट थे, सीआरआर में मान लीजिए 3 करोड़ लॉक, एसएलआर के नाम पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 18 करोड़ लॉक, लेफ्ट विद 79 करोड़, उसमें से 5 करोड़ के उसने एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदे थे, और इसको प्लेज करके गिरवे रख के वो टेम्पररी रेपो लोन ले सकता है। क्योंकि समझिए ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मान लीजिए उसकी वैलिडिटी हो 50 ईयर्स, और टेम्पररी किसी बैंकर को 7 डे का लोन चाहिए, तो वो क्या करेगा, इसको प्लेज करके उठा सकता है कुछ। सो दैट इज द रेपो रेट, रेपो रेट। अभी ऑब्जर्व करिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ओन्ड बाय एक्सिस बैंक, तो उसमें एसएलआर कोटा में उसके पास 18 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, एंड बियॉन्ड एसएलआर कोटा उसके पास सपोज 5 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। तो उसने क्या किया कि प्लेज्ड दिस 5 करोड़ वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसको गिरवे रख के वो उधारी में पैसा लाया, और इस पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया उसको हमको क्या, हमने उसको लेबल दिया रेपो रेट, और वो कितना था 6.50% इंटरेस्ट। समटाइम्स व्हाट विल हैपन कि उसके पास ये जो माल है वो एग्जॉस्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिर वो क्या करेगा, देन ही विल गो एंड यूज दिस एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी होगी कि मैं बियॉन्ड एसएलआर कोटा की ये जो 5 करोड़ का माल है उसको गिरवे रख के रेपो रेट पे लोन ले लूं। बट सपोज उसके पास नहीं है, तो वो क्या करेगा, तो फिर अपनी एसएलआर कोटा की जो 18 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी है उसको प्लेज करके भी, उसको गिरवे रख के भी रिजर्व बैंक से लोन ले सकता है। सो यस दे कैन प्लेज दिस आल्सो विद आरबीआई। और आरबीआई में गेम तो वही होगा कि वो सेल करेगा, रीपर्चेज करेगा। इस विंडो को कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में बट एक चैलेंज है कि आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी, कि व्हाटएवर इज द रेपो रेट, रेपो रेट कितना 650, तो आरबीआई कहेगी ये 650 तो है, उसके ऊपर 0.25% एक्स्ट्रा, यानी 6.75% इंटरेस्ट चार्ज करेगी आरबीआई। प्रश्न ऐसा क्यों, क्योंकि भाई आप समझो एसएलआर का ऑब्जेक्टिव क्या है, बफर के रूप में रखना था अगेंस्ट द बैंक रन्स। अब ये बैंकर जिसको अपना बिजनेस मैनेज करना नहीं आता, इसलिए तो लोन लेने आया, और उसमें भी रेपो वाला भी खत्म हो गया, अब ये एसएलआर वाली चीज दे रहा है, तो ऑब्वियसली आरबीआई उसको थोड़ा इंजेक्शन देना चाहेगा कि भाई तुम सुधर जाओ, इसलिए उस पे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो बैंकर अपने आप ही विल गेट हिज नॉनसेंस टुगेदर कि ना भाई एसएलआर की तो सिक्योरिटी को गिरवी नहीं रखना, तो बहुत महंगा पड़ता है, मुझे पहले से अपना बिजनेस ठीक चलाना चाहिए। आप इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि सपोज आपके घर में गोल्ड है और आपको कोई क्राइसिस आ गई, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, क्या आप मतलब वाइफ का या मदर का मंगलसूत्र गिरवी रखोगे, नहीं, आप सबसे पहले क्या बाकी की जो ज्वेलरी है, कंगन वगैरह, वो पायल वगैरह वो डालोगे ना। तो ये रेपो रेट क्या है, वो सब कंगन पायल वगैरह है, एंड अल्टीमेटली जब कंगन पायल सब खत्म हो जाए आपका, तब आप क्या करोगे, तो फिर मदर सिस्टर जो भी उनकी ज्वेलरी जो एकदम प्रेशियस है उसको आप गिरवी रखते हो, तो वो सब क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो इसको 650 और इसका उससे 0.25% एक्स्ट्रा। तो वापस मैं अपने हैंडआउट में दिए गए चार्ट को अपडेट करूं,
एक्सिस बोलता है वन लोन्स फॉर शॉर्ट टर्म, आरबीआई कहा ठीक है। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी आउटसाइड एसएलआर कोटा को कोलेटरल रखा, गिरवे रखा, तो रेपो रेट पे इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा 6.50%। लेकिन अगर उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम एसएलआर कोटा को गिरवे रखा तो भी लोन मिलेगा, उसको हम कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो कितनी है 6.75%। ये जो पूरी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें मैक्सिमम नंबर क्या है, तो जब मैक्सिमम वाला सबसे महंगा लोन कौन सा है, तो जब एमएसएफ का लोन होगा कितना 6.75%। तो इसको हम कहते हैं दिस इज द सीलिंग, या ये छत है मॉनेटरी पॉलिसी में, इससे ऊपर कुछ नहीं है, दिस इज द सीलिंग, मैक्सिमम इतना अभी है। सो दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी का ये कॉरिडोर है। तो नीचे क्या होगा, फ्लोर है, फर्श है, और ऊपर क्या होगी सीलिंग, यानी छत है। तो छत क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कितनी है अभी 6.25 6.75। इसके बाद और भी चीजें हैं लेकिन फ्रेश माइंड से उसको पढ़ेंगे। इन बिटवीन सुकून से आप देख लेना टेबल, अब ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। अरे फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टेल मी द वोटिंग लाइन, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी, क्या मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ऊपर से वोट करिए, बताइए। शुभ नंदन, शत्रुघ्न देव, ईरा तिथि, विशाल देव, गौरव, खुशबू, आकाश, रितेश, अनदर, दान, रिजस। 3% लोग बोले नहीं दिख रहा, तो मैंने आपको आगे बताया सॉल्यूशंस। कंट्रोल आ या कंट्रोल शिफ्ट आर, क्रोम ब्राउजर यूज करो, ऐड ऑन डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो, मोबाइल ऐप से मेक श्योर कि मोबाइल ऐप को अपडेट किया और इंटरनेट स्पीड अच्छी। एनीवेज लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी आर लर्निंग। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव क्यों है, क्योंकि ये सब चीजों को हम परसेंटेज में, नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। सीआरआर कितना है 4.5, एसएलआर कितना है 18%, फिर अभी हम देख रहे हैं रेपो रेट कितना है 6.50, एमएसएफ कितना है तो 6.75 वगैरह। अभी रेपो और एमएसएफ में क्या डिफरेंस है, तो देखिए रेपो रेट कौन डिसाइड करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो एक 6 मेंबर की कमेटी है जिसके बारे में हम लोग 15 सितंबर को समझेंगे। एमएसएफ को कौन डिसाइड करता है, तो जब एमएसएफ अपने आप डिसाइड हो जाता है कि व्हाटएवर इज द रेपो, सपोज x%, तो उसके ऊपर 0.25 ऐड करो कि सपोज रेपो इज 650, तो एमएसएफ हो जाएगा 675। हु कैन बोरो, कौन उधारी में ले सकता है, तो आरबीआई के जो सभी क्लाइंट, बैंक भी और नॉन बैंक भी, मतलब एलआईसी, प्राइमरी डीलर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो सब क्या पिलर 1 बी में देखेंगे, ये सब लोग रेपो में आके खेल खेल सकते हैं। वेयर एमएसएफ ऐसी चीज है कि सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स, वो लोग आके लोन में पैसा ले सकते हैं। अब वो बैंकों का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक पिलर 1B1 में, उसमें हम देखेंगे अलग अलग जात के बैंक होते हैं, कुछ शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं, कुछ रीजनल रूरल बैंक होते हैं, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह। तो इसके अंदर से शेड्यूल कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक, दे कैन टेक लोन्स अंडर एमएसएफ विंडो। हालांकि मुझे नहीं लगता यूपीएससी कभी ये पूछेगा कि कौन ले सकता है एमएसएफ लोन। लेट मी शो यू, 2014 का क्वेश्चन देखो, द टर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, द टर्म नेट डिमांड इन टाइम लायबिलिटी, ये चर्चा में रहते तो किसका है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है नहीं, मिलिट्री स्ट्रेटेजी है नहीं, सप्लाई डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर है नहीं, क्या बैंकिंग ऑपरेशन। इसके बाद का भी आपको आजकल टफ क्वेश्चन आते हैं, फिर भी ये वाले सेगमेंट में वो बहुत अंदर तक नहीं जाते। सो आई डोंट थिंक दे विल आस्क सच थिंग्स कि रीजनल रूरल बैंक्स को एमएसएफ का विंडो मिला कि नहीं, तो भाई वो इंपॉर्टेंट अपनी एग्जाम के लिए है नहीं। कुछ लोग इसमें तकलीफ क्या है, इन एक्सपीरियंस फालतू के प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले, वो ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं और फिर उनकी तैयारी में बैठे बाबू सुने वो गूगल फॉर्म में मेरा दिमाग खाते रहते हैं भाई क्या है, तो फिर मैंने आपको एडवांस में बता दिया कि भाई ये है। एट द सेम टाइम आई एम आल्सो सेइंग कि मुझे तो काम का लगता नहीं, पर आप दिल की तसल्ली लेते रहो। एनीवेज कमिंग बैक, हम लोग देख रहे थे रेपो, तो रेपो रेट की मदद से महंगाई से कैसे लड़ सकते हैं, हाउ कैन वी यूज रेपो रेट टू फाइट इन्फ्लेशन। सपोज जितने भी डिपॉजिटर्स हैं
वो कसम का एसबीआई में एक पैसा नहीं रखूंगा। सपोज नो बडी इज डिपॉजिटिंग अ सिंगल रुपी इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्वाभाविक है रिजर्व बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लोन देगा और रिजर्व बैंक अपना गेम खेलेगा। सपोज रेपो रेट उस वक्त चल रहा है 7%, और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट में तो कुछ आता नहीं है, और वो ऐसा सोचे कि मुझे कम से कम 7% प्रॉफिट या मार्जिन या स्प्रेड मिलना चाहिए। तो वो क्या सोचे 14 में मैं आई गॉट द लोन्स एट 7% इंटरेस्ट रेट फ्रॉम रेपो रेट, और अब मुझे इस पे 7% प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब क्या, 7 + 7 यानी 14% ब्याज पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी को लोन देगा। अब आगे चलते चलते सपोज रिजर्व बैंक को लगे नहीं महंगाई को लड़ना है, महंगाई से लड़ना है, तो क्या करेगा, लोन महंगा कर देगा। सो व्हेन आरबीआई फील्स दैट इट वांट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और कॉम्बैट इन्फ्लेशन, व्हाट आरबीआई विल डू इज हाइक या इंक्रीज कर देगा रेपो रेट को, जो पहले 7 था उसको बढ़ा के मान लीजिए कर दे 13। तो पहले जब 7% रेपो था तो नीचे होम लोन इंटरेस्ट रेट था 14, अब रेपो अगर इंक्रीज हो गया 13 तो ये कितना बढ़ जाएगा, जो भी 20, क्योंकि 7 के प्रॉफिट मार्जिन से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गेम खेल रहा है, तो स्वाभाविक है होम लोन्स विल बिकम एक्सपेंसिव। सो होम लोन्स विल बिकम एक्सपेंसिव, 14 का 20 हो जाएगा, तो अपने आप पब्लिक होम परचेज का डिसीजन पोस्टपोन कर देगी। अभी नहीं मकान लेना, बाद में 1-2 साल बाद देखेंगे जब लोन सस्ते होते हैं, तो अपने आप बिल्डर्स पे प्रेशर बनेगा कि भाई अपने प्राइस थोड़ा कम कर दो, तो प्राइस कम हुआ इसका मतलब क्या, इन्फ्लेशन से लड़ लिया, सस्ता थोड़ा करवा दिया। ऐसा करके बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, 2 to 6% की रेंज में इन्फ्लेशन को रखना है। ये सब चीजें आपके हैंडआउट के पेज 86 में दी है। तो देखो सपोज फाइट इन्फ्लेशन, महंगाई से लड़ना है, रेपो रेट यूज करना है, तो क्या करना है, रेपो रेट को इंक्रीज करो, कॉमन सेंस है। आरबीआई लोन महंगा करेगी, नीचे लोन महंगा होगा, पब्लिक शॉपिंग कम करेगी, तो दुकानदार प्राइस कम करेगा, इन्फ्लेशन से लड़ लिया। अगर आपको पूछा जाए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को यूज करके करना है तो भी ये है, बैंक रेट से करना है तो भी जवाब यही है। बैंक रेट क्या है, अभी थोड़ी स्लाइड बाद देखते हैं। अब यहाँ प्रश्न होता है कि तुमने तो बोला कि ये ठीक है आरबीआई ने 7% इंटरेस्ट, अगर नीचे 14% इंटरेस्ट से कार लोन या होम लोन दे रहा है, तो बैंकर ये नंबर पे कैसे पहुंचा, उसकी कोई लॉजिकल रीजनेबल फॉर्मूलाज होंगी, जवाब है यस। बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग रेट, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, ऐसे कुछ फॉर्मूलाज है जिसके अंदर ये जो भी बैंकर है वो अपने डेटा एंटर करेगा कि अच्छा रेपो रेट इतना चल रहा है, डिपॉजिट इंटरेस्ट इतना चल रहा है, और उस हिसाब से वो लोन इंटरेस्ट तय करता है। कौन, बैंकर, कि ये मुझे कार लोन 14 पे देना है, 20 पे देना है, क्या करना है। ये वाली चीज भी हम समझेंगे, पर ये जो हैंडआउट है उसका लास्ट पार्ट मतलब 15th को पहुंचेंगे तब उसको देखेंगे। तो अभी ये सब वर्ड्स को खिचड़ी मत पकाओ इधर, वो 15 तारीख को हम लोग देख रहे हैं। अब कुछ लोग ये भी झंडे उठाते हैं कि ये आरबीआई बैंकर को लोन देता है और बैंकर जाके नीचे कस्टमर को लोन देता है, तो आरबीआई सीधा इसको लोन क्यों नहीं दे देता, दैट इज देयर क्वेश्चन। तो मेरा उनको ये प्रश्न है कि जो अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश, वो खुद ही सरकारी वकील क्यों नहीं बन जाते, सरकार की सैलरी बच जाएगी ना। देखो जज एक है और एक सरकारी वकील है, पर अगर दोनों आदमी पे एक ही पोस्ट पे, दोनों पोस्ट पे एक आदमी को बिठा दो तो एक ही को सैलरी देनी है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती, बिकॉज देयर रोल इज डिफरेंट। आरबीआई का काम क्या है, वो जज है, रेगुलेशन ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री, उसका काम खुद से सेल्समैन बनके मार्केटिंग कॉल नहीं करना कि लोन ले लो, वो काम बैंकर्स का है। आरबीआई का जो मेन पावर है वो इसके वास्ते है, हाउ टू रेगुलेट द बैंकिंग इंडस्ट्री, उसका मेन पावर का ये स्किल सेट भी नहीं है कि डेली बैठ के ईमेल स्पैम और टेली मार्केटिंग कॉल करे। आरबीआई खुद से अगर बिजनेसमैन को लोन देगा, मान लीजिए वो विजय माल्या टाइप करने के लिए भाग जाए, तो फिर आरबीआई उसको मान लीजिए माफी कर दे, तो फिर बाकी बैंकर्स क्या बोलेंगे, भाई तुम जज हो तो इसलिए स्ट्रिक्टली क्यों डील नहीं किया, तुम हमको तो बोलते हो कि स्ट्रिक्टली लोन दी करो, खुद क्यों नहीं करते। तो ये सब कारणों से आरबीआई विल नॉट गिव लोन्स टू एनीवन, एनी इंडिविजुअल सिटीजन और कंपनी, दे विल नॉट डू इट। खैर वापस आते हैं, रेपो रेट हम देख रहे थे, हमें एक तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना है कितना, 2 to 6%, और हम साइमल्टेनियसली ये भी चाहते हैं कि जीडीपी और जॉब क्रिएशन होता रहे, तो हमको दोनों हाथ से लड्डू खाने। अब दोनों हाथ से लड्डू खाने उसमें तकलीफ है कि अगर लोन बहुत महंगी कर दोगे तो ये जीडीपी वाला गेम बदल जाएगा। सपोज अभी अपना रेपो रेट कितना है, इधर नंबर लाइन पे मैं लिखूं 6.5 है। अब अगर हम लोग और इसको महंगा करते रहे कि नहीं इन्फ्लेशन तो काबू में नहीं है, महंगाई से लड़ने के और महंगा करो, सपोज हम लोग रेपो रेट को 8% कर दें, देन लोन्स विल बिकम टू एक्सपेंसिव, तो बहुत सारे लोग कार नहीं खरीदेंगे, तो ये जो भी ऑटोमोबाइल कंपनियां वो बंद हो जाएगी, उधर से जीडीपी कम हो जाएगा, उधर से जॉब लॉस क्रिएट हो जाएंगे, सो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो आप कहेंगे नहीं तो ठीक है तो लोन सस्ते कर दो, पर फिर बहुत सस्ते लोन कर दोगे तो तकलीफ क्या होगी, डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन सप्लाई उतना जल्दी बढ़ नहीं पाएगा, तो सप्लाई डिमांड की मिसमैच के चलते इन्फ्लेशन यानी महंगाई हो सकती है। तो यानी सपोज अभी रेपो कितना है 650, उसे कम आप 2% कर दो ना, तो नहीं कर सकते भाई, क्योंकि फिर इन्फ्लेशन यानी महंगाई हो सकती है। मतलब दोनों हाथ से आपको लड्डू खाने, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना है, जीडीपी जॉब्स भी क्रिएट करने। तो ऐसा क्या स्वीट स्पॉट होना चाहिए कि बहुत इस तरफ भी नहीं बहुत इस तरफ भी नहीं, सपोज क्या स्वीट स्पॉट होना चाहिए, सपोज 5%। तो अगर ऐसा जो भी ऑप्टिमल रेपो रेट है या जो एकदम स्वीट स्पॉट है कि ये पॉइंट पे रखोगे तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है और साथ ही साथ जीडीपी और जॉब क्रिएशन भी ऑप्टिमल हो रहा है, तो ऐसी आदर्श रेपो दर क्या होनी चाहिए। सपोज आंसर मिले हमको 5%, तो ये जो 5% है उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल रेपो रेट। न्यूट्रल मतलब तटस्थ, ये इसको भी बर्बाद नहीं कर रहा उसको भी बर्बाद नहीं कर रहा, दोनों को आबाद कर रहा है, न्यूट्रल। या उसको हम कहते हैं टर्मिनल रेपो रेट। ओके, सो व्हाट इज न्यूट्रल और टर्मिनल रेपो रेट, वो ऐसा है कि जो इन्फ्लेशन कंट्रोल भी करता है, जीडीपी और जॉब क्रिएशन को भी मदद करता है, और दोनों में से किसी को और ज्यादा खराब नहीं करता है, ऑप्टिमल है। तो सपोज अभी करंट रेपो रेट क्या है, 6.50 या 6.5, और ये जो मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ ऑप्टिमल, ये ऑप्टिमल या टर्मिनल या न्यूट्रल रेपो रेट क्या है, ऐसा जो इन्फ्लेशन और जीडीपी दोनों के अंदर अच्छी चीज करता है, सपोज वो हो 5%, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमल टर्मिनल या न्यूट्रल रेपो रेट। देखिए आरबीआई ने नहीं बोला है 5% होना चाहिए, आरबीआई हैज नॉट एडमिटेड व्हाट शुड बी आवर न्यूट्रल रेपो रेट, ये तो एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, एक डेफिनेशन है, तो मुझे आपको डेफिनेशन समझानी थी, इसलिए मैंने आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल देके 5% बोला है। वैसा भी वो शायद 8% भी हो सकता है, वो शायद 3% भी हो सकता है, बट व्हाटएवर इट इज उसको जो भी होगा उसको हम कहेंगे ऑप्टिमल टर्मिनल या न्यूट्रल रेपो रेट। अभी करंट क्या है, वास्तविक तो ये है 6.50। तो हमने समझा रेपो, इसको टेक्निकली बोलते हैं एलएएफ रेपो। एलएएफ मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और उसके नीचे अलग अलग टूल्स होते हैं, तो ये वाला हथियार हमने देखा जिसका नाम क्या है, रेपो। तो एलएएफ रेपो क्या है, वो कितनी जुड़ी बात है जो हमने समझा, वो ये वो। अभी रेपो रिलेटेड कुछ और स्पेशल विंडो देखते हैं। देखिए रेपो इज फॉर शॉर्ट टर्म, वो 1 दिन 7 दिन 14 दिन शॉर्ट टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, तो सपोज कोई बैंक को 2 ईयर्स का लोन, 3 ईयर्स का लोन कुछ है क्या। तो हाँ, आरबीआई ने क्या किया कि देखिए ट्रेडिशनल या रेगुलर या शॉर्ट टर्म जो रेपो रेट है, वो वाले लोन क्या होते हैं, 1 डे यानी ओवरनाइट से लेकर 14 डेज तक के होते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म के। आरबीआई ने पाया कि कभी कभी बैंकर्स को लॉन्ग टर्म के भी लोन चाहिए, 1 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, तो उसके लिए उन्होंने लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन यानी एलटीआरओ नाम का एक नया अपॉर्चुनिटी या टूल या विंडो क्रिएट किया, और ये सब 2020 से वो खेल कर रहे हैं। ये सब भी ऑनलाइन ई-कुबेर प्लेटफॉर्म से होता है। अब यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है, सपोज 3 ईयर का लोन है, तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट तो वही होगा जो रेपो है, कितना 6.50, बट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट।
मतलब ईयर ऑन ईयर चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा कि सपोज पहले साल 100 था उसका 10% उस हिसाब से, फिर दूसरे साल 110 के ऊपर अगेन 10%, मतलब 11 रुपीज ऐसा जो भी वो सी सेट में समझ लेना व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, ऐसा वो चक्रवृद्धि ब्याज या ब्याज पे ब्याज चलता रहेगा। अब कुछ लोग को उसमें तकलीफ हो जाती है, उनका ये कहना है कि देखो रेपो रेट का मतलब है शॉर्ट टर्म लोन, तो फिर ये जो नई विंडो है उसको क्यों बोला, उसका नाम क्या है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ऐसा वर्ड क्यों यूज किया जबकि रेपो तो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है। तो भाई कोई एकेडमिक बुक ने ऐसा पेटेंट नहीं करवा दिया कि रेपो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है। अगर आपको तकलीफ है कि ये वर्ड ही ऐसा क्यों यूज किया, तो ये वाला पेज है, उधर जाके आप आरबीआई को कंप्लेंट करना, वो चेंज करे तो मुझे बताना, तो मैं हैंडआउट चेंज कर दूंगा। दूसरा, कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि देखो लॉन्ग टर्म रेपो लोन में तो 3 इयर्स का लोन मिल रहा है और शॉर्ट टर्म में तो आपने बोला कि 14 डेज का होता है, तो फिर कोई शॉर्ट टर्म का लोन क्यों लेगा, सब लोग लॉन्ग टर्म का ही ले लेंगे ना। तो भाई समझो बैंकर जो लोन लेता है वो अपनी जरूरत के हिसाब से, अगर आप ये कहो कि उसको 14 सपोज आई गिव यू 100 रुपीज और मैं कहूँ 10% इंटरेस्ट चलेगा, तो इंटरेस्ट कितना है 10 रुपया। अगर आपने 1 ईयर का लिया तो इंटरेस्ट कितना पे करना है 10 रुपया। अगर आप 3 इयर्स के लिए लोगे और मैं कहूँ सिंपल इंटरेस्ट रेट है तो आपको कितना पे करना है 30 रुपीज। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म का लोन नहीं चाहिए तब नहीं लोगों ने जबरदस्ती, वरना तो आपको ज्यादा इंस्टॉलमेंट और ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो बैंक को जरूरत नहीं होगी तो वो लॉन्ग टर्म का नहीं लेगा। अब ये तो ये गेम खेला उसने जिसको हमने कहा लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। उसी तरह फिर कोरोना के बाद आरबीआई ने और बहुत सारे अलग अलग टूल्स या विंडोज ओपन कर दिए, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, वो ऐसी बात थी आरबीआई बैंक को लोन देगा, बैंक वाला कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जैसे मुथूट फाइनेंस, आईएलएफएस, उन सबको लोन देगा। फिर वो एक और अलग से स्पेशल लॉन्ग टर्म वाली कुछ विंडो लेके आया, उसमें ऐसा था आरबीआई स्मॉल फाइनेंस बैंक को लोन में पैसा देगा और स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज उनको कुछ लोन देने की बात हुई। इन सबके फुल फॉर्म काम के नहीं, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। देन आरबीआई ने लॉन्च किया वन टैप विंडो, उसमें ऐसा कि आरबीआई बैंकर्स को लोन देगा और बैंकर्स ने होटल हॉस्पिटल ये सब जो कोरोना के अंदर जिनको ज्यादा नुकसान हो रहा था, ज्यादा पैसों की जरूरत थी, उन सबको तुम लोन में पैसा। फिर आरबीआई ने बोला ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए स्पेशल विंडो, तो मतलब उसमें आरबीआई नाबार्ड को, सिडबी को, ये सबको लोन में पैसा देगा। वो सब क्या अलग अलग विंडो, उनके एक दो वर्ड्स पता होने चाहिए अगर कुछ वन वर्ड का एमसीक्यू पूछता है तो। बाकी मीन्स में अगर कुछ पूछा जाए कि व्हाट हैज आरबीआई डन आफ्टर कोरोना टू हेल्प द इकोनॉमी, तो उन्होंने ये सब अलग अलग ऐसे लोन के नए नए विंडोज खोले हैं। इन सब पे इकोनॉमिक सर्वे और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन का क्या कहना है, तो क्या कहेंगे भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है, अप्रिशिएटेड आरबीआई वर्क। अब कुछ लोग झंडे उठाएंगे कि बैंकर इन सारे विंडो से क्यों लोन लेगा, क्योंकि यहाँ पर तो सो मेनी कंडीशंस आर इंपोज्ड, इतनी सारी तो शर्तें हैं इसमें। देखो शर्तें क्या है कि अगर बैंक ने वन टैप विंडो से लोन लिया तो शर्त क्या, होटल हॉस्पिटल वगैरह को लोन देना है। अगर टीएलटीआरओ से लिया तो बैंक ने एनबीएफसी को लोन देना है, तो ये तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन हो गए ना। तो बैंकर को अगर लोन चाहिए तो नॉर्मली ले लेना, रेपो इतने सारे विंडोज में वो क्यों जाएगा। तो देखिए ये हर एक विंडो के अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, उसमें कुछ आरबीआई ऐसा भी कर सकता है नहीं हॉस्पिटल को सस्ता लोन मिले तो रेपो -1% पे मैं दूंगा, वो सब आरबीआई के अपने फॉर्मूला होंगे। तो देखिए जो कुछ लोगों को प्रश्न होगा कि व्हाई वुड बैंकर्स टेक लोन फ्रॉम सच विंडोज, इतनी सारी शर्तों के बाद कोई क्यों लोन देगा लेगा। तो देखिए ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है और इसको जो पिस्तौल दिखा रहा है ये आरबीआई नहीं है। गवर्नर बंदूक किसी की कनपट्टी पे नहीं रखा कि तुमको लेना ही लेना है, उसको ठीक लगेगा बैंकर को कि हाँ मैं जहां पर अपने ब्रांचेस हैं उधर ये सब ओबेरॉय और ताज के होटल वालों को बहुत लोन चाहिए तो मैं इस विंडो से लेके आता हूं और प्रॉफिट कमाता हूं, उसको ठीक लगेगा तो लगे। आरबीआई नॉट होल्डिंग एनी बैंकर ऑन गन पॉइंट, बैंकर फाइंड द गेम प्रॉफिटेबल दे विल टेक इट, अदरवाइज दे विल नॉट टेक इट। फिर कुछ लोग के और प्रश्न कि ये इतने सारे विंडो क्यों बनाए, आरबीआई इनको मर्ज क्यों नहीं कर देता। तो भाई हर एक विंडो का ऑब्जेक्टिव अलग है ना, उस हिसाब से टर्म्स कंडीशन अलग होगी। आरबीआई ने दिमाग में कुछ कोटा सोचा होगा कि मेरे पास 1000 करोड़ है और मैं चाहता हूं हॉस्पिटल्स को 300 करोड़ जाए, मैं चाहता हूं होटल को 100 करोड़ जाए, तो इसलिए मैं इसको ऐसे डिवाइड करके बनाता हूं। आपको फिर भी सजेशन देना है तो जाओ ईमेल आईडी ट्विटर पे भी है, गवर्नर साहब का अकाउंट है, आप टैग करके लिख देना, फिर वो चेंज करके मेरे को बताना, आई विल आल्सो अपडेट द हैंडआउट। फिर यही लोग आगे प्रश्न क्या पूछते हैं, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो भाई कहां से हुआ, तुम्हारा तो दिमाग फोकस है ही नहीं, बात तो इतनी आधे पेज की है और पंचायत आपको 5 दिन तक की करनी है, तो हाउ यू कैन फिनिश द सिलेबस। इट इज अ पिरामिड, पिरामिड के ऊपर रेस के घोड़े जितने हैं, सड़क के सांडों को नीचे रहना है, तो कीप दैट इन माइंड। एनीवेज वापस आते हैं, हमने सीआरआर एसएलआर देखा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी देखी, रेपो रेट देखा, अब हमको समझना है रिवर्स रेपो रेट क्या है। व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट। मैं एक डिपॉजिटर हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास अतिरिक्त पैसा है, आई हैव सरप्लस मनी, और जो बैंकर है वो क्या कह रहा है, हाँ दे दो दे दो, हम हमें तुम डिपॉजिट दे दो, हम तुमको इंटरेस्ट पे करेंगे, डिपॉजिट योर सरप्लस मनी विद अस एंड वी विल पे यू इंटरेस्ट। नाउ ऑन सिमिलर लॉजिक, एक्सिस बैंक एक बैंकर है, अब उसने कुछ तो कंपलसरी कितना 4.50% ऑफ द डिपॉजिट वो तो देना ही है, वो तो सीआरआर के नाम पे देना ही है, और उस पे हम जानते हैं 0% इंटरेस्ट आरबीआई एक्सिस बैंक को पे करेगा। बट इवन अबव एंड बियॉन्ड दैट बाकी जितना पैसा बचा, बाकी कितना पैसा बचा, लेट मी गो बैक। देखिए बैंकर के पास डिपॉजिट में 100 करोड़ है, सपोज सीआरआर में 3-4 करोड़ लॉक कर दिए, 18 करोड़ जीसेक में लॉक कर दिया एसएलआर के नाम पे, और उसमें से चाहिए था तो रेपो, रेपो तो नहीं एमएसएफ लोन ले लिया, फिर बचा 79 करोड़, उसमें से एक्स्ट्रा जीसेक कर दिए 5 करोड़ के, उसको भी प्लेस करके चाहिए तो रेपो लोन ले लिया, फिर बचे 74। नाउ सपोज बैंकर सोच के बैठा कि 74 करोड़ रुपीस कोई ना कोई अदानी अंबानी आके ले जाएगा, बट सपोज दिवाली तक कोई कस्टमर नहीं आए, तो बैंकर क्या करेगा, ये पैसों को रिवर्स रेपो रेट के नाम पे आरबीआई में डिपॉजिट करेगा और आरबीआई उसको उसके सामने इंटरेस्ट पे करेगा। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवर्स रेपो रेट। तो बात क्या है, बैंकर कह रहा है मेरे पास एक्स्ट्रा सरप्लस फंड है, तो आरबीआई उनको बोल रहा है कि ठीक है तुम हमारे पास डिपॉजिट करो और हम तुमको ब्याज पे करेंगे, और ऐसी जो आपकी डिपॉजिट बनी वो सब जो गेम है उसको कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। अब जो रिवर्स रेपो रेट है उसमें क्या सब उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पर गिरवे कौन रखेगा, तो आरबीआई विल गिव गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलैटरल, कि मान लीजिए पहले आरबीआई उसको 100 का रेट में सेल करेगा और फिर आफ्टर द टेन्योर आरबीआई उसे रीपर्चेज कर लेगा, बराबर। तो ये रीपर्चेज हो रहा है आरबीआई की साइड से हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं रिवर्स रेपो रेट है। और आरबीआई अगर ये सब नहीं मतलब आफ्टर सेलिंग अगर रीपर्चेज नहीं किया तो कोलैटरल गिरवे में जो था वो सब एक्सिस बैंक उसको कॉन्फिस्केट कर देगा, जब्त कर देगा, वो सब जो गेम होना है। ऑलराइट, तो वापस हम अपने चार्ट को अपडेट करते हैं। यहाँ पर सुकून से देखो, एक्सिस बैंक बोल रहा है आई हैव सम एक्स्ट्रा मनी आई वांट टू डिपॉजिट, मेरे पास अतिरिक्त पैसे मुझे डिपॉजिट में देना है। गवर्नर बोल रहे हैं ठीक है आई विल पे यू इंटरेस्ट ब्लैंक। अब ये ब्लैंक क्या है, उसमें दो बात हो सकती है, अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलैटरल मतलब गिरवे एक्सिस बैंक को देकर ये पूरा गेम खेलती है तो उसको हम कहेंगे रिवर्स रेपो रेट, जिसकी इंटरेस्ट रेट पे होगा, मतलब आरबीआई एक्सिस को कितना देगा 3.35%। नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, सफिशिएंट, 3 के आसपास चलता है।
तो दैट इज रिवर्स रेपो रेट। यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलेटरल यानी गिरवी रखनी है। किसने गिरवी रखनी है? आरबीआई ने गिरवी रखनी है। आरबीआई सामने उसको दे रहा है। अभी कुछ लोग को इधर ये प्रश्न होगा कि बैंकर एक तो रेपो में लोन ले रहा है और सामने रिवर्स रेपो में डिपॉजिट दे रहा है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया भाई? या तो तुम इस तरफ खेलो या उस तरफ खेलो ना, दो बाजू से आप क्यों खेल रहे हो? तब समझो इट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर डे एंड पर्टिकुलर बैंक। एक ही दिन पे ये हो सकता है, ऑन सिंगल डे, आज कौन सी तारीख है? 13 सितंबर। एक ही दिन पे ये हो सकता है कि एक्सिस को कोई भी कस्टमर नहीं मिला है जो लोन ले ले, तो एक्सिस अपना सरप्लस पैसा रिवर्स रेपो में डाल देगा। और आज की तारीख में ऐसा हो सकता है कि एसबीआई को एक्स्ट्रा मनी चाहिए। दो बातें हो सकती है, अचानक से आ जाए मुकेश अंबानी या कोई कि मुझे 500 करोड़ लोन दे दो और एसबीआई के पास उतना डिपॉजिट को नहीं, तो उसको चाहिए। या ऐसा भी हो जाए कि अचानक से बहुत सारे कस्टमर अपना कैश विड्रॉ करने आ जाए, डिपॉजिटर्स विड्रॉ करने आ जाए, और उस वक्त भी एसबीआई को थोड़ा टेम्परेरी चाहिए, तो हो सकता है। सो ऑन द सेम डे 13 सितंबर एक्सिस बैंक रिवर्स रेपो में पैसा डिपॉजिट कर रहा है, जबकि एसबीआई ही मे बोरो मनी फ्रॉम रेपो रेट एंड एमएसएफ रेट एंड अदर विंडोज। तो ऐसा मत समझो एक ही बैंकर है जो सारे खेल कर रहा है। बैंकर तो 20-25 जो भी होंगे, एवरीडे समवन इज प्लेइंग एमएसएफ गेम, रेपो गेम, रिवर्स रेपो गेम, डिपेंड करता है उनकी क्या सिचुएशन। अब मित्रों, ये जो रिवर्स रेपो रेट है जिसमें बैंकर्स अपना सरप्लस पैसा आरबीआई में डिपॉजिट करते हैं और इंटरेस्ट कमाते हैं, इसके भी दो सब टाइप होते हैं। एक तो होता है फिक्स्ड, फिक्स्ड कितना 3.5% फिक्स मिलेगा। दूसरा होता है वेरिएबल, मतलब वो ऑक्शनिंग नीलामी में होता है कि कौन सा बैंकर किस प्राइस पे कितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का गिरवे रखने का गेम खेलना चाहता है, उस हिसाब से वो चले। हम उसको पढ़ने नहीं बैठेंगे, इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर पर्पस। दो सब टाइप है, ऐसा भी याद नहीं रखना है कि एक फिक्स होता है और एक वेरिएबल होता है, ये भी सब टाइप याद नहीं रखना। प्रश्न, ये जो रिवर्स रेपो रेट है, तो क्या आरबीआई रिजेक्ट कर सकता है? मतलब कोई बैंकर आए कि सर मेरा सरप्लस पैसा आप ले लो, तो आरबीआई ना भी बोल सकता है। आरबीआई कैन रिजेक्ट एक्सेप्टिंग दिस कि मुझे डिपॉजिट ही नहीं चाहिए तुम्हारा, यस, उसकी मर्जी, आरबीआई की मर्जी। उसी तरह ये वेरिएबल के भी जो गेम है, आरबीआई कैन रिजेक्ट प्लेइंग दिस कि वो मना ही कर दे, मुझे आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करना है, तो कर सकता है। अब एक और मुद्दा है, रिवर्स रेपो कोरोना में डिक्रीज किया गया, तो क्यों किया गया? समझिए, आरबीआई की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ई कुबेर। अब ई कुबेर अगर एक सॉफ्टवेयर होता तो उसके बहुत सारे विंडो होते। विंडो आप समझते हैं, जैसे एमएस पेंट निकला, कैलकुलेटर का विंडो निकला। ऐसा आपको जब कंप्यूटर नहीं था तो मुंबई के अंदर जो लोग जाते तो ऐसा विंडो भी होगा ना कि वहां बैंकर के मैनेजर लाइन पे खड़े रह के पैसा लेते देते होंगे, तो इसको हम कहते हैं विंडो। अब विंडो में आप समझो रेपो विंडो हो सकता है, रिवर्स रेपो विंडो हो सकता है, एमएसएफ विंडो हो सकता है, वगैरह विंडो हो सकते हैं। अंदर शक्तिकांत दास बैठे और बाहर से बैंकर लोन में पैसा लेता है, देता है, खेल होता है। नाउ बिफोर 2020 कोरोना, सपोज 2019 में सीन ऐसा था, रेपो रेट, क्लाइंट्स आरबीआई से शॉर्ट टर्म में लोन में पैसा लेते थे, उस वक्त रिवर्स रेपो रेट कितना था? आरबीआई ने फॉर्मूला बनाई थी कि व्हाटएवर इज द रेपो रेट, सपोज 5.15, तो उसमें से -25 करो, जब 4.90, आरबीआई का रिवर्स रेपो रेट विल बी 4.90। इसका मतलब जो भी आरबीआई के ये सब क्लाइंट्स है वो आरबीआई में पैसा डिपॉजिट करेंगे अगर सरप्लस पैसा है तो, और आरबीआई उनको 4.90% इंटरेस्ट पे करेगी। पैरेलली एक और तीसरी विंडो एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, उसमें क्या वो गवर्नमेंट कोटे की सिक्योरिटी प्लेज करो और गिव रखो, ये सब हमने देखा। तो आरबीआई ने ये डिसीजन लिया था कि व्हाटएवर इज द रेपो रेट, सपोज 5.15, उसमें 0.25% ऐड करो तो 5.40, उस इंटरेस्ट पे मैं एमएसएफ वाले लोन बैंकर्स को दूंगा। तो ऐसी सब उसकी अलग अलग विंडोज उसने खोल के रखी थी। अब आया कोरोना। कोरोना में बैंकर क्या सोचेंगे कि भाई एक तो लॉकडाउन है, कोई कस्टमर लोन लेते आता नहीं, तो मेरे पास तो बहुत सारा सरप्लस पैसा पड़ा है, अब मैं क्या करूं? तो क्या करूं? तो बेटर जितनी भी डिपॉजिट्स हैं मैं आरबीआई के अंदर रिवर्स रेपो रेट में पार्क कर देता हूं। कितना? 4.90%। क्योंकि आप समझो सेविंग अकाउंट पे मान लीजिए बैंकर आपको 4% दे रहा है और फिर वो रिवर्स रेपो रेट में उसी चीज को 4.90% में आरबीआई में डिपॉजिट कर रहा है, तो 0.90 तो उसको बिना कुछ हाथ पे लगाए मिल गए ना, और बैठा रह गए, वर्क फ्रॉम होम है। कोरोना में तो लॉकडाउन है, तो वर्क फ्रॉम होम है, घर पे मैं कमांड देके रिवर्स रेपो रेट में पैसा डाल दिया, कुछ करना नहीं। तो आरबीआई को लगा ये तो मेरा मतलब आरबीआई का लॉस हो जाएगा, तो आरबीआई ने क्या करना चाहिए, ये रिवर्स रेपो रेट है उसको डिक्रीज कर देना चाहिए। अब डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि आरबीआई तो फॉर्मूला बना के बैठा था ना कि भाई व्हाटएवर इज द रेपो रेट, उसमें माइनस 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 0.25% करके मुझे रिवर्स रेपो रेट मिलता है। तो आरबीआई ने अब क्या सोचा कि मैं ये फॉर्मूला चेंज कर देता हूं कि अब से जो भी रेपो रेट होगा, मतलब हम बात करें 2020 कोरोना की, उसमें -0.65% करो तो जो जवाब है वो रिवर्स रेपो रेट होगा, -0.65%। और साथ ही साथ आरबीआई ने उस टाइम पे रेपो रेट भी कम कर दिया, क्योंकि कोरोना के बाद लोन सस्ते मिले, पब्लिक दे दनादन शॉपिंग करे, इकोनॉमिक रिकवरी हो जाए, जीडीपी ग्रो हो जाए, इसलिए आरबीआई ने पहले जो मान लीजिए 5% 6% था रेपो रेट कम कर दिया, कितना 4%। बट साइमल्टेनियसली आरबीआई ने क्या किया कि अब से व्हाटएवर इज द रेपो रेट उसमें -0.65 करो तो जो जवाब है उतना होगा रिवर्स रेपो रेट, तो कितना हो गया 3.35। तो अब आप समझो बैंकर का लॉस हो जाएगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट पे वो 4% दे रहा है और आरबीआई में रिवर्स रेपो पास करेगा 3%, तो नेगेटिव उसको तो मिलेगा ना, सो ही विल बी लॉस। अब यहां पर आप देखो, एक तरफ है एमएसएफ और दूसरी तरफ है रिवर्स रेपो, तो मतलब इधर भी क्या है, डिस्टेंस नापो आप। तो डिस्टेंस कितना हुआ, ये 425 और ये कितना 335, तो आपस में इसका डिस्टेंस कितना होगा, मे बी 0.90%। और ये लोग मैथमेटिकली इसको थोड़ा ऐसे बोलते हैं कि 1% इक्वल्स 100 बेसिस पॉइंट सिस्टम बीपीएस। तो इसका मतलब कि 0.90% क्या होगा, 90 बेस पॉइंट या बेसिस पॉइंट सिस्टम बीपीएस। तो ये जो पूरा कॉरिडोर है इसकी चौड़ाई कितनी होगी, व्हाट इज द टोटल विड्थ, तो विड्थ कितनी है 25 इस तरफ और 65 इस तरफ, मतलब 90 बेसिस पॉइंट्स है। नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, डोंट वरी अबाउट इट, सफिशिएंट टू नो ये पूरा कांसेप्ट है, उसके साथ जुड़े हुए ये कांसेप्ट्स। और यहाँ पर आप देखो ये इक्वी डिस्टेंस नहीं है, ये दोनों तरफ समान चौड़ाई का नहीं है कि इधर भी इतना और इधर भी इतना। इसने क्या किया कि एक ऐसी लाइन है कि जहां मिड पॉइंट से ये 0.25% है और इस तरफ वो थोड़ा और दूर है 65, तो इसको हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिकल नहीं है, समरूप नहीं है, दोनों तरफ असमरूप है। इससे क्या इंप्लीकेशन क्या होंगे, मैंने आपको बताया कि जो भी एसबीआई है उसने जनता से डिपॉजिट में पैसा लिया, सपोज सेविंग अकाउंट का 3%, फिक्स डिपॉजिट का 5%, और वो क्या सोचता था कि सारा पैसा मैं आरबीआई में डाल दूंगा रिवर्स रेपो में और मेरा काम हो जाएगा, और आरबीआई ने अपना रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया 335, तो बैंकर पे प्रेशर बन जाता है, क्योंकि स्टाफ सैलरी, लाइट बिल, सिक्योरिटी गार्ड, सर्वर, सबके खर्चे। तो अगर वो रिवर्स रेपो रेट में पैसा डिपॉजिट करेगा, ही विल बी इन लॉस, तो उस पे प्रेशर बनेगा, लोन के नाम पे 10% 15% कुछ इंटरेस्ट पे मुझे लोन घुमाना चाहिए। तो मतलब एसबीआई के मैनेजर्स अपने स्टाफ को अब प्रेशर डालेंगे कि भाई लोन्स देना चालू करो, टेलीमार्केटिंग, ईमेल स्पैम, एसएमएस स्पैम, व्हाट्सएप स्पैम, और भी जिस तरह भेज सको भेजो, और दे दनादन लोन करो। सो देन व्हाट विल हैपन, पब्लिक शॉपिंग थोड़ी और कर ले इनकी लोन्स लेकर, एंड देन इट विल हेल्प इन द इकोनॉमिक रिकवरी, कोरोना के बाद वापस इकोनॉमी खड़ी हो जाए। तो हमने यहां तक समझा दैट इज
रिवर्स रेपो रेट। अब एक टॉपिक समझते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। टॉपिक क्योंकि रिलेटेड और आसान है तो समझ लेते हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ क्या है? एसडीएफ सिंपल है भाई। देखिए अपने हैंडआउट में ये चार्ट को अपडेट करते हैं। एक्सिस क्या कहता है, मेरे पास सरप्लस पैसा है, आई हैव सम एक्स्ट्रा मनी एंड आई वांट टू डिपॉजिट। आरबीआई ने कहा डाल दो, और ये जो पैसा डिपॉजिट करोगे उसमें दो बात हो सकती है। इफ आरबीआई गिव्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलेटरल, अगर आरबीआई जिसे को गिरवे देता है एक्सिस बैंक को, तो उस विंडो को का रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। फिर आरबीआई ने क्या कहा कि एक और विंडो में खोलता हूं कि जहां पर आरबीआई गिव्स नो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलेटरल। आरबीआई एक्सिस को बोला मैं आपको कोई जिसे गिरवे फिर नहीं दे रहा हूं, तुम सीधा ही मुझे पैसा दे दो, मैं तुमको सीधा इंटरेस्ट पे करूंगा अलग अलग टाइम इंटरवल पे, जैसा नॉर्मली होता है। जैसा नॉर्मली मैं और आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंकर हमें कोई गिरवे नहीं दे रहा है, वो नॉर्मल गेम चलता है, ऐसी बात। हाँ, तो ऐसा एक नया विंडो खुलता है। इफ आरबीआई गिव्स नो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलेटरल, तो उस विंडो को हम कहेंगे एसडीएफ विंडो। एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, फुल फॉर्म याद रखना है। यस, एसडीएफ का क्या परसेंटेज रेट चलता है? तो आरबीआई का रेपो रेट जो भी है उसमें -0.25% करो, तो रेपो कितना है? 6.50 -25, तो 6.25 इज द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सिस बैंक के पास जो सरप्लस पैसा है वो सब आरबीआई में डाल देगा, और आरबीआई उसके बदले उसको कितना ब्याज दे रहा है? 625। गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवे लेने देने का कोई हिसाब नहीं है, सीधा पैसा का खेल हो रहा है, और इसको हम कहते हैं एसडीएफ। ये लेटेस्ट विंडो है, नया विंडो खुला, याद रखना है। अब पूरा जो चार्ट बना वो कुछ इस तरह बनता है, और अब ये सारे जिग्जो पीसीस आपस में फिट हो जाने चाहिए। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, सुकून से इसको दिमाग में एब्जॉर्ब करो, देन वी मूव फॉरवर्ड। अब ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टेल मी द वोटिंग लाइन, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी? क्या देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू फॉल्स में बताइए। ओंकार, साक्षी, ज्योति, सत्यप्रकाश, सुप्रिया, शिरीन, द्वितीय, अनदर आंसर इज वी मूव फॉरवर्ड। अब बस 10 मिनट की पढ़ाई है, फिर इसको खत्म करते हैं। देखिए मैं कभी ऐसा सोच के नहीं चलता 2 घंटे की क्लास है तो 2 घंटे में पूरी करनी है, जो टॉपिक है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब इसमें मान लीजिए मैं आज एसडीएफ ना पढ़ा के, तो मतलब नाउ इट इज 11, तो इसको बंद करते, तो फिर कल जब वापस आएंगे तो आपको भी तकलीफ, मुझे भी तकलीफ, क्योंकि आई विल हैव टू रिपीट अनदर 15 मिनट्स ऑफ थिंग्स जो आज पढ़ाई की वापस। अच्छा ये था, अब उसके बाद ये है कि रिवर्स रेपो रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखो तो एसडीएफ बोला जाता है। पढ़ लेते हैं। हैविंग सेड दैट, इट इज ट्रू कि कुछ लोगों को लगे नहीं मैं तो थक गया या मेरी आंखें दर्द करती है, नो प्रॉब्लम। अब क्या करो, बाकी 30 मिनट्स का मत देखो, कल सुबह उठ के बाकी 30 मिनट्स देख लेना, दैट इज आल्सो अनदर वे टू गो अबाउट इट। मैं तो क्योंकि टॉपिक लेके बैठा हूं तो अपने सिस्टम के हिसाब से इसको खत्म करना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग जो देख रहे थे अल्टीमेटली द समरी इज दिस स्लाइड, और ये स्लाइड आपके हैंडआउट में भी दी है। सिंपल है भाई कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोटे से, मतलब एसएलआर कोटे में पड़े गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रख के लोन लिया तो एमएसएफ है 675, और उसको मॉनेटरी पॉलिसी की सीलिंग माना जाता है कि इसके ऊपर और इंटरेस्ट रेट नहीं है, ये आरबीआई की मैक्सिमम चीज। एसएलआर कोटा के बाहर अगर बैंकर के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसको गिरवी रख के वो लोन लेगा शॉर्ट टर्म के, तो रेपो रेट है 6.50। सो दिस इज फॉर लोन। ये जो दो विंडो है वो किसके वास्ते है? लोन के वास्ते। अब नीचे वाले देखो, तो जहां पर कि बैंकर के पास सरप्लस पैसा है एंड ही वांट्स टू डिपॉजिट इट, तो अगर उस वक्त आरबीआई उस बैंकर को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे कोलेटरल में, तो गेम को बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट, और आरबीआई बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेटरल दिए सीधा ही गेम खेल ले तो उसको बोलेंगे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब ये तो ठीक है, एमएसएफ, रेपो, रिवर्स रेपो, एसडीएफ। आपको अलर्ट कहां हो जाना है कि परसेंटेज में देखो क्या हो रहा है। रेपो के ऊपर तो हो गया कितना, 20.25% इंक्रीज करो एमएसएफ। रिवर्स रेपो तो बहुत दूर धकेल दिया आरबीआई ने, कितना, 335, क्योंकि आरबीआई नहीं चाहता रिवर्स रेपो रेट में ये सब बैंक आके सब पैसा डाल दें और मेहनत नहीं करें।
और एक नया विंडो खोला जिसका नाम है एचडीएफ, जिसकी इंटरेस्ट है कितनी 625। अब आप कहेंगे तो फिर तो ये बैंक तो कभी भी मुंह उठा के चले आएंगे और ये तो पैसा इसमें डालेंगे वगैरह, पर वो तो आरबीआई, मैंने आपको बताया आरबीआई अपने हिसाब से काम करेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार वो एक्सेप्ट करे। अब याद रखना है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर है, मतलब उसके अलग अलग जो टूल्स हैं, उसकी सीलिंग या मैक्सिमम चीज क्या है ऊपर वाली एमएसएफ, उसका रेट कितना है 675, और नीचे सबसे छोटी चीज क्या है तो याद रखना है एचडीएफ, वो कितनी है 625। आप कहेंगे नहीं रिवर्स रेपो रेट 335 वाला वो सबसे लोएस्ट हुआ ना, यू आर राइट, पर आरबीआई ने क्या कहा है कि इसको नहीं, दिस इज गोइंग टू बी माय, मतलब मेरा जो गेम खेलना है उसमें एक्टिव चीजें ये तीन होगी, सब्जी रोटी दाल चावल जो बोलो आप, ये तो छोटी मोटी जो भी अल्टीमेटली अचार पापड़ टाइप की चीजें, इसको आपसे इग्नोर करो। आरबीआई खुद से उसको एक्टिवली परस्यू नहीं कर रहे, आरबीआई ने बोले इसको इग्नोर करो, और आप भी कॉमन सेंस अप्लाई करो कि अब समझो अगर बैंकर को देना भी होगा तो एचडीएफ में जाएगा ना, रिवर्स रेपो रेट में तो ब्याज भी तो कम है, तो कौन बेवकूफ आदमी इतने कम ब्याज पे अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। एनीवे सो रिवर्स रेपो रेट इज नाउ, यस इट इज प्रेजेंट, पण समझो वो धीरे धीरे हो जाएगा डॉर्मेंट, डॉर्मेंट मतलब सुषुप्त, वो बस है पण वो कागज के लिए, इट इज नॉट फॉर रियल यूज एनीमोर। तो ये चार्ट याद रखना, ये आपके हैंडआउट में दिया, देन दिस इज द अल्टीमेट थिंग। अब आपके इसमें नया अपडेट क्या है, नया अपडेट बस इतना आएगा कि अलग अलग टाइम पे आरबीआई रेपो रेट को चेंज करेगा, जब भी चेंज करेगा तो अपने आप एमएसएफ और एचडीएफ चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इन सबका रिलेशन है 0.25 सो दैट इज द ओनली अपडेट दैट कैन कम इन दिस टॉपिक आफ्टर दिस। तब समझो अभी कितना सितंबर, बराबर, इसको कल सुबह रिवाइज किया, सपोज संडे टेस्ट होता रिवाइज किया, फिर नया अपडेट विन 24 सीरीज में आए तो क्या नंबर अपडेट होगा, तो क्या होगा, और फिर मई महीने में आपकी प्रीलिम होगी, तो 2 या 3 या 4 बार इसको रिवाइज करना है, और उसके लिए इनफ नॉलेज नाउ यू हैव, इसको खत्म। अब उसमें कुछ लोग झंडे उठा के 500 जाके डाउट है, तो फिर उनका कभी खत्म हो नहीं सकता, जितना जानना था हमने जान लिया। ओके, सो सीआरआर अंडरस्टूड, एसएलआर अंडरस्टूड, एमएसएफ, रेपो, रिवर्स रेपो रेट देख लिया, एचडीएफ भी देख लिया। अब एक आखिरी टॉपिक समझते हैं बैंक रेट, और फिर बाकी जो बचता है वो कल देखेंगे और परसों देखेंगे। सो वी अंडरस्टूड व्हाट इज दिस, बाकी रेट तो समझिए, बैंक रेट क्या है। देखिए एक जमाने में बैंक रेट हुआ करता था, मे बी 1934 से जब चालू आरबीआई तो बैंक रेट हुआ करता था, लेकिन ईयर 2000 में आरबीआई ने रेपो रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद से ये जो बैंक रेट है इट हैज बिकम अ डॉर्मेंट टूल, मतलब सुषुप्त हो गया। तो आजकल आप जब कहें कि लोन लेना देना के आरबीआई का जो काम चल रहा है तो उसमें मेन उसका टूल क्या है रेपो, बाकी जो भी है वो रेपो के साथ लिंक है कि एमएसएफ ऊपर 0.25 नीचे एचडीएफ -25 वगैरह। तो बैंक रेट भी असल में एक जात का लोन प्रोसेस है कि जहां आरबीआई अपने क्लाइंट्स को लोन दे रहा है, बट वो एक डॉर्मेंट टूल है, आजकल यूज नहीं होता, एंड एज अ रिजल्ट इट क्रिएट्स अ न्यू प्रॉब्लम। अगर आप मुझे पूछे अभिषेक बच्चन क्या कर रहा है, देन आई कैन टेल यू कि वो फिल्म करता था, फिर वेब सीरीज किया, फिर वो कबड्डी का आईपीएल का मालिक बना, फिर वापस फिल्म कर रहा है, आई कैन टेल यू, क्योंकि उसकी विकिपीडिया पेज पे आपको एक्टिविटी दिखती है। पर आप मुझे ये पूछो कि विवेक मुसरान क्या कर रहा है, आपका शिवदास क्या कर रहा है, मयूरी कांगो क्या कर रहे थे, आई डोंट नो, क्योंकि वो तो 90s में थे, अभी क्या करें उनके विकिपीडिया में कुछ लिखा नहीं। सिमिलरली ये जितने भी बुक्स और वेब सोर्सेस है उसको आप सर्च करो, बैंक रेट का भी क्या चल रहा है तो कुछ आपको मिलेगा नहीं, व्हाट इज द प्रेजेंट ऑपरेशनल स्टेटस। इसलिए ये टेबल मैंने बनाया, पर इसमें सोर्सेज पर अलग अलग बुक में अलग अलग जवाब है, फिर भी समझ लेते चीज क्या है। रेपो रेट बराबर वो जो भी एक्स परसेंट 6.50, तो एमएसएफ क्या है वो उसके ऊपर 0.25%। बैंक रेट कितना है, तो आरबीआई ने ये कहा है कि एमएसएफ का जो भी परसेंटेज होगा, सपोज अभी 675 हो, तो उतना हम लोग बैंक रेट के रेट को रखेंगे। ऐसा 2012 से रूल बनाया, पर ये भी हमको याद रखने की जरूरत नहीं। टेन्योर, तो रेपो और एमएसएफ शॉर्ट टर्म के, बैंक रेट को कहा जाता है कि वो लॉन्गर टर्म का है, लॉन्गर टर्म मतलब कितना 15 डेज का है, 365 डेज का है, अगेन अलग अलग बुक्स में अलग अलग जवाब है। बोरोवर कौन लोन ले सकता है, रेपो में तो बैंकर और एनबीएफसी एलआईसी जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कुछ करे, एमएसएफ हमने देखा सिर्फ बैंक वाले लोन ले सकते हैं। बैंक रेट ऐसा है कि इसमें सिर्फ बैंक वाले लोन ले सकते हैं, हालांकि कुछ बैंक में कुछ बुक्स के अंदर जवाब लग जाता है। कोलेटरल मतलब गिरवे क्या रखना है, तो रेपो और एमएसएफ में क्या गिरवे रखना है वो तो हमने समझ लिया, एसएलआर कोटे की सिक्योरिटी, उसके बियॉन्ड के कोटे की सिक्योरिटी। बैंक रेट में क्या गिरवे रखना है, तो कुछ बुक्स और वेबसाइट क्या कहते हैं कि गिरवे रखना है, फिर एनडीटीवी और कुछ वेबसाइट क्या बोलते हैं कि कुछ गिरवे नहीं रखना है, नो कोलेटरल रिक्वायर्ड, आरबीआई सीधा ही लोन दे देता है विदाउट आस्किंग फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेटरल। सो देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर, तो मेरा आपको मैंने आपको बताया, डोंट नो बुक्स एंड वेब सोर्सेज पर, क्योंकि ये सब लोग अभी उसको यूज ही नहीं करते, इसलिए चर्चा में नहीं रहता। आप कहे तो फिर इसको व्हाट एक्जेक्टली इज द यूज ऑफ दिस थिंग, तो आरबीआई प्रैक्टिकली उसको यूज करता है एक जगह पे फॉर डिसाइडिंग पेनल्टी रेट्स। मान लीजिए कोई बैंक ने सीआरआर मेंटेन नहीं किया तो पेनल्टी क्या लगेगी, तो आरबीआई ये कहेगा अच्छा कितने दिनों तक कितने रुपए का सीआरआर मेंटेन नहीं किया, उस पर मैं आपको बैंक रेट क्या चला है, सपोज बैंक रेट अभी चला 675, आरबीआई अच्छा उसके ऊपर 3% चलाओ, इतना तुम्हारी सीआरआर की पेनल्टी मैं लूंगा। तो रियल लाइफ प्रैक्टिकल यूज क्या है बैंक रेट का, उसका मेन यूज ये है कि सीआरआर एसएलआर और बाकी भी जो नॉर्म्स होंगे कोई बैंक नहीं माने तो उस पर पेनल्टी चलाने के लिए वो बैंक रेट के साथ लिंक कर देता है, दैट इज द प्रैक्टिकल रियल लाइफ यूज। अदरवाइज लोन लेने देने के लिए तो ये अभी नहीं है। क्या एनसीईआरटी में प्योर टेक्स्ट बुक डेफिनेशन समझे व्हाट इज बैंक रेट, हालांकि मुझे लगता है आजकल सिलेबस रैशनलाइजेशन के बाद इसको हटा भी दिया होगा, पर क्या कई बार मित्रों क्या होता है कि एनसीईआरटी को वो लोग सिंप्लीफाई कर दे, लेकिन जो यूपीएससी एग्जामिनर है वो तुरंत अपने पूछने के ट्रेंड को चेंज नहीं करता। सो देन इट इज पॉसिबल कि वो फिर भी वही सब फैक्चुअल और पुराना स्ट्रेसफुल टाइप का माल आपको पूछता रहे, तो हमें कभी पढ़ के जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में डिलीट हो गया टॉपिक तो हमको नहीं करना है, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 3 to 4 इयर्स तो आपको फिर भी पढ़ के जाना चाहिए। एनीवे, सो व्हाट इज द प्योर टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ बैंक रेट, दैट इज द क्वेश्चन। देखिए गवर्नमेंट को लोन में पैसा चाहिए तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सॉवरेन बॉन्ड्स। कंपनियों को भी लोन में पैसा चाहिए, वो भी इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं शॉर्ट टर्म में, बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर, प्रॉमिसरी नोट, बॉन्ड डिबेंचर वगैरह। तो ये सबको हम कलेक्टिवली कहेंगे डेट सिक्योरिटीज। बैंकर्स ऐसी डेट सिक्योरिटी खरीद सकता है, बाद में बैंकर ऐसी डेट सिक्योरिटी को आरबीआई में गिरवी रख सकता है, मतलब समझो जैसे जीसेक को वो प्लेज करता था गिरवी रखता था, तो उसी तरह ऐसा जो भी बाकी का भी माल है वो भी वो गिरवी रखेगा, फिर सेल करेगा, फिर बाय बैक यानी कि रीपर्चेज करेगा, और ये पूरे गेम पे जो इंटरेस्ट चलेगा उसको हम क्या कहेंगे, बैंक रेट। ऐसा टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी बोलता है। अब इसको भी और आगे लेके चले, आरबीआई एक्ट में बैंक रेट को डिफाइन किया, वो ऐसा कहता है बैंक रेट इज द स्टैंडर्ड रेट एट विच आरबीआई बाइज और रीडिस्काउंट्स फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज, बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर्स। मतलब वो क्या कहना चाहता है, ये सब चीजें, ये जितना माल है इसको कलेक्टिवली आप क्या कहेंगे, फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज, अग्रिम दर्जे की चीजें जो रेप्यूटेड कंपनी की, जो गवर्नमेंट की है, बिल ऑफ एक्सचेंज तो वो शॉर्ट टर्म की कंपनियों के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन सबको आरबीआई क्या कर रहा है, बाय करता है फिर वापस रीसेल करता है, ये पूरी गेम को हम क्या करें, रीडिस्काउंट करता है। तो इस पे जो भी आरबीआई की इनकम है उसको हम कहते हैं बैंक रेट, सो दैट इज बैंक रेट। अब अगेन देखिए बैंक रेट पे नींद खोने की जरूरत नहीं, जब भी यूपीएससी ने पूछा है कि हाउ यू यूज समथिंग टू फाइट इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वगैरह, तो अपना चार्ट जो 86 पेज पे है उसमें देखिए की रेट्स, जैसे रेपो, एमएसएफ, बैंक रेट, तीनों का एक ही जवाब है। सपोज यू वांट एनी ऑफ दिस टू फाइट इन्फ्लेशन, महंगाई से लड़ना है तो क्या करना है, इनको इंक्रीज कर दो ना, बैंक रेट है चाहे रेपो रेट है चाहे एमएसएफ है, लोन महंगा कर दो, महंगाई से लड़ लोगे। तो बैंक रेट की क्या अलग फंडा या कुछ है, कुछ नहीं है। अगर पूछा जाए हाउ टू यूज इट तो जवाब हो गया इंक्रीज करो अगर इन्फ्लेशन से लड़ना है।
और अगर डिफ्लेशन यानी सस्ता पे से लड़ना है तो क्या करना है, उसको डिक्रीज करना है। ये आपके पेज 86 पे लिखा है। खैर ये तो क्योंकि एनसीईआरटी में दिया था, कुछ बार प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले पूछते हैं ऐसा सब और लोग टेस्ट में आ जाते हैं। मैंने आपको बता दिया ये चीज़ है बैंक रेट। हालांकि आजकल मेन चीज़ कौन सी, मेन चीज़ तो है रेपो, बाकी सारे नंबर्स रेपो के साथ लिंक है। तो ये सारी चीज़ें निपट गई। मेरे ख्याल से हम लोग पेज 71 तक पहुंच गए। अब देखिए 71 पेज तक है तो कुछ डरना नहीं। अगर आपने सच में ये कोर्स अभी तक किया, जो अभी तक अपने 10 एक लेक्चर हुए हैं, तो 70 पेज क्या है, मक्खन है, हलवा है, कुछ नहीं है। इलायची है, गुटखा तो नहीं है, इलायची। यू कैन कंप्लीट इट। देयर इज अभी भी कोई लेट ज्वाइन कर रहा है या अभी भी किसी का बैकलॉग है, इट इज नॉट टू लेट। इसको आप निपटा सकते हो अभी, बाकी जितने दिन आपको मिलेंगे तो कंप्लीट दिस भाई। अब इसमें छोटी छोटी चीज जो लिखी है वो मैं आपको सिखा नहीं रहा, वो आप खुद से पढ़ के समझ जाओ, वो सब हैंडआउट में दिया है। तो आगे का कार्यक्रम क्या है, कल रात वापस मिलते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑपरेशन ट्विस्ट और उसके बाद भी जो दूसरे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और दूसरे इंस्ट्रूमेंट समझने वो समझेंगे कल। और कल के बाद परसों भी 15 तारीख तक अपने लेक्चर्स हैं। उसके बाद फिर वापस थोड़े दिन छुट्टी है। सो दैट इज हाउ वी आर प्रोसीडिंग। सो आई विल एंड द क्लास हियर, सी यू टुमारो नाइट।